वो तो तुम कहते हो तो मैं रहूंगा, लेकिन तुम्हारा निजी ख्याल क्या है कि वो कातिल है? अभी उसके खिलाफ इतनी बातों का खाका नहीं खींचा मैंने आपके सामने। वो एकेडमिक बातें हैं, जो प्रत्यक्ष हो हमेशा वही सच हो नहीं होता। मैंने तुम्हारा निजी ख्याल पूछा है। नहीं? क्या नहीं? मेरे ख्याल से वो कातिल नहीं है। बावजूद इसके इकबालिया बयान कैसा कह रहे हो? उसमें कोई भेद है क्या? सामने आएगा, वक्त आने दीजिए, सामने आएगा। हर काम के अपने वक्त पर होता ही अच्छा लगता है। एक आदमी अपनी जबान कह रहा है कि वो कातिल है और तुम कहते हो कि नहीं है। है ना मजे की बात? दाढ़ी वाले कसाई को पता लगेगी तो वो बकरे को जिंदा छोड़ देगा। क्या कह रहे हो? खुद मुझे नहीं मालूम। आज कत्ल ही ऐसा कुछ हो रहा है कि खामाखा ऐसा कुछ मुंह से निकल जाता है जिस पर खुद मुझे यकीन नहीं होता कि मैंने कहा है। कोई बीमारी है? हो सकती है। इलाज करवाओ। इरादा तो नहीं था, आप कहते हो तो कराता हूँ। कोई अच्छा डॉक्टर बताइए जिसका इंश्योरेंस का भी काम हो। चलता हूँ। वो उठकर खड़ा हुआ। अच्छा, एक बात तो बताकर जाइए। क्या? दुनिया को गोल की जगह चपटी मान लेने से क्या हम छलांग मारकर उससे नीचे उतर सकते हैं? तौबा। वो चला गया। सुनील पुलिस हेडक्वार्टर्स पहुंचा। इंस्पेक्टर प्रभु दयाल अपने ऑफिस में मौजूद था। गनीमत थी कि वो कदरन अच्छे मूड में था, शायद कत्ल के केस में अप्रत्याशित कामयाबी हासिल हुई होने की वजह से। आओ रिपोर्टर साहब, कैसे आए? ये मसल चरितार्थ करने आया माए बाप कि गांव बंधा नहीं, मंगते इकट्ठे हो गए। मतलब? कौशल से एक छोटी सी मुलाकात का तलबगार बन के आया। यहाँ क्यों आए? क्योंकि वो यहाँ है। कैसे मालूम? एक उड़ती चिड़िया ने बताया। वो चिड़िया मेरे काबू में आ जाए सही, ना उड़ने के काबिल छोड़ूंगा और ना कुछ बताने के। जो बता चुकी उसके लिए तो उसे बख्श देंगे ना। क्या बता चुकी? कौशल ने इकबालिया बयान की बाबत बात की है। प्रभु दयाल के चेहरे पर हैरानी के भाव आए। कैसे मालूम पड़ा? और खबरदार जो कहा कि उड़ती चिड़िया ने बताया। कबूतर ने बताया माए बाप, लेकिन क्या गलत बताया? कैसे जाना? जानकारी हासिल करने के प्रेस के अपने सोर्स होते हैं, आप तो जानते ही हैं। जैसे कुक अपने सॉस के बारे में नहीं बताता, रिपोर्टर अपने सोर्स के बारे में नहीं बताता। बाज आ जाओ, खता खाओगे। आज तो नहीं खाऊंगा, क्योंकि आप भी तो चिड़िया कबूतर बाज पर आ गए हैं। आपको तमाम परिंदों का सदका है। गरीब परवर, 2 मिनट की मुलाकात का मौका दीजिए। नहीं। वजह? फिर ऐसी मांग तुम्हारे भाई बंद भी करने लगेंगे। कैसे करने लगेंगे? मेरे सिवाय किसी को मालूम कहाँ है कि कौशल यहाँ है, कि उसने कोई इकबालिया बयान जारी किया है? प्रभुदयाल ने उस बात पर विचार किया। ठीक है, बगल के कमरे में जाओ। थैंक यू। हंसते हुए सुनील खड़ा हुआ। और एक बात याद है ना? कौन सी? ये कि बगल का कमरा स्पेशल है, वहाँ जो भी बात होगी उसे यहाँ सुनने का प्रबंध है। बगल के कमरे में सुई भी गिरेगी ना तो आवाज़ मुझे सुनाई देगी। हाँ मालूम है। कोई नाजायज़ बात की ना तो मुलाकात वहीं टर्मिनेट कर दूंगा। बिल्कुल। सुनील बगल के कमरे में पहुंचा। वहाँ एक गोल मेज और 4 कुर्सियों के अलावा कुछ नहीं था। उसने एक सिगरेट सुलगाया और प्रतीक्षा करने लगा। कुछ देर बाद संजीदा सूरत कौशल ने वहाँ कदम रखा। शहीदों की तौहीन होगी, वरना कहता शहीद आजम आदित्य कौशल जी महाराज। वो खामोश रहा। बैठो। वो सुनील के सामने एक कुर्सी पर बैठ गया। मकतूल के मनजाए भाई को यकीन नहीं कि तुमने हिमेश को शूट किया है? मैंने ही किया है, मैंने वार्न किया था ना उसे। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि महज इकबालिया बयान की बिना पर किसी को कातिल करार नहीं दिया जा सकता। इकबालिया जुर्म को भी कॉरोबोरेटिंग एविडेंस की ज़रूरत होती है। कहाँ है? वो खामोश रहा। केस में तुम्हारे जैसे सस्पेक्ट और भी हैं, उनमें से कोई कातिल निकल आएगा तो तुम्हारा कन्फेशन का क्या होगा? ऐसा नहीं होगा। तुम्हें बड़ा मालूम है। जब मैं कातिल हूं तो कोई और कातिल कैसे निकल आएगा? क्या कन्फेस किया है तुमने? वो खामोश रहा। तुम कहते हो मकतूल ने तुम्हें आहत किया था। सोमवार रात को इसी वजह से तुम उसके घर गए थे। कैसे आहत किया था? ऐसे कि तुम्हारी मंगेतर के पीछे पड़ा था? जो मैंने किया, वो गुस्से से बोला, उसके बाद अब वजह की कोई अहमियत बाकी नहीं रह गई, इसलिए मेरी मंगेतर का जिक्र बीच में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, लेकिन कत्ल का उद्देश्य तो समझ में आना चाहिए या नहीं? वो फिर खामोश रहा। कैसे तुम्हें मालूम था कि उस शाम मानसी मेहता मकतूल के साथ डिनर डेट पर थी? मैंने पैराडीजो तक उसका, बल्कि उन दोनों का पीछा किया था।
आई सी। फिर क्या था? बस घर लौट आया था। और बाद में लेट नाइट में मकतूल के घर क्यों गए थे? वो क्या है, जितना मैं उस डेट के बारे में सोचता था उतना वो सिलसिला मेरी बर्दाश्त के बाहर होता जा रहा था। जब सब पानी सर से ऊपर हो गया तो मैंने अपनी गन निकाली और खून करने के इरादे से घर से निकल पड़ा। उस वक्त उसके लहजे में ऐसी संजीदगी थी कि कोई नहीं कह सकता था कि वो झूठ बोल रहा था। तुम लिंक रोड पहुंचे? आगे? फ्रंट डोर से मैं घर में दाखिल हुआ। कॉल बेल बजाई या दरवाज़ा खुला था? वो कई क्षण खामोश रहा। जरूर उसे हाउसकीपर का बयान याद आ गया था कि उसे रात घंटी नहीं बजी थी। क्या फ़र्क पड़ता है? आखिर में वो बोला। इसलिए जवाब दो क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने घंटी नहीं बजाई थी, वो निर्णायक भाव से बोला, क्योंकि मेन डोर अनलॉक्ड था। आगे? मैं घर के दरवाजे पर पहुंचा ही था कि उसी क्षण एक टैक्सी पर हिमेश वहां पहुंचा था। एंड उस घड़ी एक और कार, एक काली एम्बेसडर। तुमने वहां घर के सामने फुटपाथ के साथ लगी खड़ी देखी थी? हाँ, देखी तो थी। उसके भीतर कोई मौजूद था? हाँ। उसे पहचाना था? पहचाना तो था। कौन था? मेरे ख्याल से अविनाश उपाध्याय। उपाध्याय और मकतूल दोनों एक ही वक्त में घर के बाहर मौजूद थे। नहीं, एक ही वक्त में नहीं। जब मैं वहां पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। उपाध्याय को मैंने तब देखा था जब मैं थोड़ी देर बाद घर से बाहर निकला था। यानी तुम्हारी गैर हाजिरी में तुम्हारे घर के भीतर मौजूदगी के दौरान वो अपनी काली एम्बेसडर में वहां पहुंच गया था। हाँ, शायद। उस वक्त से थोड़ा पहले की बात करें तो मकतूल टैक्सी पर वहां पहुंचा था। उसके बाद क्या हुआ था? मेरा और उसका आमना सामना हुआ था। मैंने उसको बोला था कि मैं उससे बात करना चाहता था। जवाब में उसने मेरे को घर के अंदर चलने को बोला। अपनी चाबी से उसने मेन डोर को खोला और हम भीतर गए। अंदर क्या हुआ? वो मुझे ड्राइंग रूम में ले गया। वहाँ वो एक सोफ़ा चेयर पर बैठ गया। मैं जाकर सामने खड़ा हो गया। जो कहना था मैंने कहा। फिर मैंने गन निकाली और शूट कर दिया। ऐसी घड़ी में ये क्यों कर मुमकिन हुआ कि वो किताब पढ़ रहा था? पढ़ नहीं रहा था। वो टेबल पर पड़ी किताब को यूं ही उठा लिया था और उसके बीच में कहीं से खोल लिया था। दरअसल वो ये जाहिर करना चाहता था कि जो मैं कह रहा था उसकी तरफ उसकी कोई खास परवाह नहीं थी। मेरे कहे की तरफ उसकी कोई खास तवज्जो नहीं थी। मुमकिन है। तो मकतूल तुम्हें तभी डेट से लौटा कर बाहर मिला, तुम्हारे साथ दाखिल हुआ, हॉल में हो तो ड्राइंग रूम में पहुंचा। हाँ। हॉल से पहले ऊपर अपने बेडरूम में नहीं गया? नहीं। पक्की बात? हाँ, मेरे साथ वो सीधा ड्राइंग रूम में आया था। तो तूफान हमदम ये क्यों कर हुआ कि उस घड़ी वो सूट में होने की वजह खुले कॉलर की कमीज के साथ प्लोवर पहने हुए था, उसके पैरों में चप्पल थी। उसके होठ बीचे, बेचैनी से पहलू बदला। मुझे अब याद आ रहा है। फिर वो कठिन स्वर में बोला, हॉल में से 1-2 मिनट के लिए ऊपर गया था वो। हाँ। पहले ऐसा क्यों नहीं बोला? मैं टेंशन में हूँ, ध्यान से उतर गई बात। मुमकिन है तो घर में दाखिल होते ही वो ऊपर चेंज के लिए गया। हाँ। कोट उतारा, टाई उतारी, कमीज के बटन खोले, कोट की जगह पुलोवर पहना, बूट उतार कर उनकी जगह चप्पल पहनी और फिर नीचे लौटा। हाँ। इतने चेंजेस के अलावा तब और कोई चेंज देखी उसमें? और क्या चेंज? मैं समझाता हूँ। उसके ऊपर से नीचे लौटने पर उसके बालों में कोई तब्दीली देखी थी? उसकी रंगत में, उनमें कंघी के होने के स्टाइल में कैसी भी कोई तब्दीली देखी तुमने? नहीं। अच्छा, मेज पर लाल मखमल से मड़ा कोई डब्बा पड़ा देखा था? मैंने ध्यान नहीं दिया था। गोली चलाने के बाद जब वहां से रुखसत हुए थे तो पीछे लाइट्स ऑफ करके गए थे? वो फिर खामोश हो गया। ऐसा कुछ किया तो जरूर होगा, क्योंकि अविनाश उपाध्याय का बयान है कि उसने तब घर को अंधेरे में डूबा पाया था। हाँ हाँ, वो यूं चमक कर बोला जैसे एकाएक कोई भूली हुई बात याद आ गई। हाँ, मैंने वहाँ की बत्तियां बुझाई थी वहाँ से निकलने से पहले। हाँ, मैंने ऐसा किया था। ठीक, बहुत बढ़िया। अब जबकि तुम्हें ये बात याद आ गई है तो ये भी याद करके बताओ, तुमने बत्तियां कैसे बुझाई थी? हैं? वैसे ही जैसे बुझाई जाती है। कैसे कैसे बुझाई जाती है? अरे स्विच ऑफ करके। स्विच ऑफ करके, गुड। और वहां स्विच कहाँ थे? मैं समझा नहीं।
जो स्विच तुमने ऑफ किए थे वो वहाँ कहाँ थे? स्विच बोर्ड कहाँ था? अब मुझे याद नहीं। याद करने की कोशिश करो, ये तो बड़ी मामूली सी बात है। अरे स्विच बोर्ड वहीं था ना जहाँ होता है। कहाँ होता है? हॉल में, हॉल से ड्राइंग रूम में एंट्री पर जो दरवाज़ा था उसके पहलू में। कौन से पहलू में? मतलब भाई पहलू दो होते हैं, दाएं या बाएं। ठीक से याद नहीं, उस वक्त मैं बहुत नर्वस था, तभी कत्ल करके हटा था, बहुत एक्साइटेड था। फिर भी मुझे याद पड़ता है कि दाएं पहलू में था, क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि स्विचेस ऑफ करने के लिए मैंने दायां हाथ बढ़ाया था। स्विच बोर्ड दरवाजे के दाएं पहलू में था, ड्राइंग रूम में भीतर की तरफ, बुक शेल्फ की तरफ। हाँ, और इस वजह से ड्राइंग रूम से निकलते वक्त तुमने दायां हाथ बढ़ाया और उस पर फिर स्विच ऑफ किए। हाँ, गुड। गन की बाबत क्या कहते हो? उसे मानसी मेहता के घर क्यों ले गए थे? वो मेरी नादानी थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे अंदेशा था कि गन मेरे पास से बरामद हो जाएगी, जो कि बुरा होता, और मुझे यकीन था कि उस पर किसी तरह का शक नहीं किया जाने वाला था। गन के मामले में उसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं जानी थी। जब ऐसा होता ना लगा तो तुमने गन वहाँ से निकाली और ले जाकर दरिया में फेंक दी। हाँ, वो आलाए कत्ल थी, तो जाहिर है उसमें एक गोली कम होगी, क्योंकि उसमें से एक ही गोली चली थी। वो गन बरामद होती, उसमें से एक गोली कम पाई जाती, तो यही बात अपने आप में सबूत होती कि वो आलाए कत्ल था। हाँ, तभी तो मैंने गन को ले जाकर दरिया में फेंका। पता नहीं पुलिस से तुम्हें खबर लगी या नहीं लगी। दरिया से उन्होंने एक गन बरामद की है, लेकिन वो फुल पाई गई थी, उसमें से कोई गोली नहीं चली थी। अब मेरा सवाल है कि क्या तुम्हें गारंटी है तुमने अपनी ही गन अपने मंगेतर के घर से कलेक्ट की थी और उसे पैक करके ले जाके दरिया में फेंका था? क्या केस में दो हथियारों का दखल है? नहीं, एक ही गन थी, जिसमें से चली गोली की जगह मैंने नई गोली भर दी थी, और जो गन मैंने दरिया में फेंकी थी वो मेरी थी, इसलिए जाहिर है कि जो बरामद की गई थी वो मेरी थी। ठीक, अब एक आखिरी सवाल, खुद आके गुनाह कबूल क्यों किया? क्या गलत किया? मैं ये कदम ना उठाता तो पुलिस की नजर इनायत किसी बेगुनाह पर होती। फिर तो मैं यही कहूँगा, बहुत महान कार्य किया। ओके, सी यू। वो उठकर खड़ा हुआ। इस बार मुझे वार्न नहीं किया? सुनील बोला। क्या? डोंट मेस विद मी, नहीं बोला? उसके चेहरे पर ऐसे भाव आए जैसे सुबकने लगा हो। ओके, और वो चला गया। सुनील ने विचारपूर्ण मुद्रा बनाए अपने सिगरेट के दो लंबे कश लगाए, फिर उससे करीब पड़ी ऐश ट्रे में झोंकता उठ खड़ा हुआ। वो वहाँ से बाहर निकला और वापस इंस्पेक्टर प्रभुदयाल के कमरे में पहुंचा। सब सुना माई बाप? वो प्रभुदयाल के सामने बैठता बोला। हाँ। देखा कितना लल्लू कन्फेशन था उस शख्स का। झूठ बोलना भी कला है जो हर किसी की पहुंच में नहीं होती। पट्टे ने ऐसे भोतरे तरीके से झूठ बोला कि बच्चा भी भाप ले। मूर्खों जैसी हरकत की इकबालिया बयान जारी करके। पता नहीं क्यों मरा जा रहा है, अपने आप को कातिल साबित करने के लिए। पता नहीं क्यों उसे खामा ख्याली है कि ऐसी बातें कहने बस से मान ली जाती हैं। लगता है उसका ख्याल था कि उसने गुनाह कबूल किया नहीं कि उसे फांसी लगी नहीं। ये तक साफ तौर पर नहीं बता पा रहा कि वो मकतूल के घर में कैसे दाखिल हुआ था। कहता है मकतूल के साथ दाखिल हुआ, तो फिर अविनाश उपाध्याय ने उसे घर के बाहर अकेला क्यों कर देखा? ये तक ढंग से नहीं बता सका कि कथित शूट आउट के वक्त मकतूल क्या पहने था। गलती का एहसास हुआ तो जोड़ दिया। ड्राइंग रूम में दाखिल होने से पहले हॉल से ऊपर गया था और चेंज करके लौटा था। अभी मैंने विग का जिक्र नहीं किया, जो कि कातिल के वक्त मकतूल के सर पर नहीं था। बालों के बारे में सवाल किया तो कहता है तब बाल तो उसके सर पर थे ही नहीं। फिर कहता है कि मेज पर पड़ा जेवरात का डब्बा नहीं देखा। और 100 बातों की एक बात, स्विच बोर्ड की बाबत मुकम्मल गलत बयानी की। वो कैसे? आप कैसे पूछ रहे हैं? तो लगता है आपकी भी तवज्जो वहाँ के स्विच बोर्ड की तरफ नहीं गई थी। क्या था तवज्जो के काबिल? वो बहुत पुराने टाइम की बनी इमारत है जिसमें ड्राइंग रूम का स्विच बोर्ड अंदर नहीं, एंट्री पर बाहर है। ड्राइंग रूम से बाहर उसके प्रवेश द्वार से बाहर दाएं पहलू पर है। ओह, और गन की बाबत भी खूब गड़बड़ाया। पहले बोला गन इसलिए दरिया के हवाले की क्योंकि वो मर्डर वेपन था, क्योंकि उसमें से एक गोली चली थी। जब मैंने कहा कि पुलिस ने जो गन दरिया से बरामद की थी वो तो फुल थी, तो जल्दी से बोला उसने चली हुई गोली रिप्लेस कर दी थी।
इतना झूठ उसे बोलना क्यों पड़ा? क्यों उसने इतने नौसिखिया तरीके से इतनी जल्दबाजी में इकबालिया बयान किया? क्योंकि माशूक को कातिल समझता है, उसकी खातिर कुर्बानी कर रहा है। रिपोर्टर साहब, तुम्हारी बात में दम हो सकता है, लेकिन जुर्म में कोई ना कोई दखल उसका ज़रूर है, वरना क्यों उसने गन को ले जाकर मानसी मेहता के तुम्हारी ज़बान में माशूक के घर में छुपाया? वो ऐसा नाहक हत्थे से उखड़ जाने वाला, नाहक जोश में आ जाने वाला नौजवान तो है जो माशूक के साथ बदसलूकी करने वाले के साथ मरने मारने पर उतारू हो सकता है। कुछ किया भी उसने ज़रूर है, लेकिन क्या? अगर तुम उसके इकबालिया बयान को झूठा करार देते हो तो गोली तो उसने हरगिज़ नहीं चलाई। मेरे को ये कत्ल योजनाबद्ध जान पड़ता है, लेकिन वो हड़बड़ाया हुआ लड़का मुझे कोई योजनाबद्ध काम करने के काबिल नहीं जान पड़ता। वो तो जो होगा देखा जाएगा कि अंदाज से एकाएक कदम उठाने वाला शख्स जान पड़ता है। उसके लिए जो बहादुरी है वो असल में बहादुरी नहीं, तमाशबीनी है, ग्रैंड स्टैंड है। इसी वजह से उसे इतना ना सूझा कि मौका वारदात पर मौजूद मानसी मेहता का हैंडबैग वहाँ से उठाकर ले जाता। एग्जैक्टली सर, किसी को शूट कर देने की कैफियत उसमें बराबर थी, लेकिन इतनी परस्पर विरोधी बातों की रूह में ये ज़रूर कहा जा सकता है कि किसी को शूट उसने किया नहीं। कोई काम कर सकने में और उसको किया होने में फ़र्क होता है बराबर। और साफ शब्दों में कहूँ तो वो कत्ल कर सकता था, लेकिन जैसे हुआ वैसे नहीं कर सकता था। पट्टा घर से निकला था कुछ करने के लिए, लेकिन अपने मुकाम पर पहुंचा था तो पता लगा जो करना था वो पहले ही हुआ पड़ा था। जनाब, ये एक थ्योरी है, हर बात को एक्सप्लेन करने में सक्षम है। तभी फ़ोन की घंटी बजी। प्रभुदयाल ने कॉल रिसीव की। थोड़ी देर वो फ़ोन के साथ बिजी रहा, फिर उसने रिसीवर वापस कैडर पर रख दिया। ठाकुर सिंह का फ़ोन था। पूछ रहा था कि हिमेश मर्डर केस अभी हल हुआ या नहीं। हाँ, जैसे हलवाई से पूछ रहा हूँ मिठाई अभी बनी कि नहीं। क्या कहने, केस हल करने की बाबत एक राय भी दे रहा था। क्या? जितने सस्पेक्ट हैं सबको गिरफ्तार कर लूँ, फिर बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन एक एक को एलिमिनेट करता जाऊँ, आखिर कातिल हाथ में आ जाएगा। ये भी बोला कि सब कौन? हाँ बोला। गूढ़ ज्ञानी जो ठहरा, क्यों नहीं बोलता? कौन? हाउसकीपर कमला दयाल, अविनाश उपाध्याय, वो खुद भी? हाँ भाई, फेयर एंड इम्पार्शल भी तो साबित करना था ना अपने आप को। और सुनीता बख्शी, आभा शुक्ला, उसे उन दोनों औरतों की भी खबर है? जब नाम लिया है तो होगी। ठीक। आदित्य कौशल, यानी उसे खबर नहीं कि वो पहले से गिरफ्तार है? कैसे होगी? सब तुम्हारी तरह बुरे के घर पहुंचने वाले तो होते नहीं। माई बाप ये मेरी तारीफ की है या मेरी खाट खड़ी की है? प्रभुदयाल हंसा और तत्काल संजीदा हुआ। उपाध्याय की बीवी का नाम नहीं लिया ना, लेकिन मकतूल के भाई का नाम लिया। शैलेश सिंगला का? वो भी मर्डर सस्पेक्ट? उसकी निगाह में, उसकी राय के मुताबिक मैं इन तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लूँ तो मेरी नौकरी कल छूटती आज छूट जाए। बारी बारी एक एक को टटोलने तो कैसा रहे? वो तो पुलिस करती ही है हमेशा। अब कौशल के बारे में क्या कहते हैं? पुलिस को जो केस हल कर लिया होने की खुशी थी वो तो तुमने आकर उड़ा दी है, लेकिन उसके इकबालिया बयान को हम पूरी तरह से अभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अभी हवालात में एड़ियाँ रगड़े, बाद में देखेंगे। बाद में शायद वो अपने बयान वापस लेने का ख्वाहिशमंद दिखाई देने लगे। हो सकता है उसकी हिरासत की खबर आउट करेंगे। वो तो आउट हो ही गई, मीडिया का नारद मुनि बैठा नहीं है मेरे सामने। सुनील हंसा। इससे ना एक फ़ायदा होगा। क्या? असली कातिल निश्चिंत हो जाएगा। पता लगवाइएगा ठाकुर सुजान सिंह की लिस्ट में से सबसे ज़्यादा निश्चिंत कौन है, फिर शायद गुड न्यूज़ मिले कि लड़का हुआ। बकवास मत करो। उपाध्याय की माशूक की खबर है आपको? सुनीता बख्शी की? हाँ है। तो उसकी तरफ तवज्जो देंगे, क्योंकि अति चतुर सुजान ठाकुर सुजान सिंह ऐसा सुझाता है। कैसे भी नहीं, मुझे नहीं उम्मीद कि उसका केस से कोई लेना देना होगा। ऐसे तो सारे संबंधित व्यक्तियों के सारे करीबियों की पड़ताल हमें करनी चाहिए, किसी को नहीं बख्शना चाहिए। ऐसा कहीं होता है? ठीक। अब जब आपका विश्वास बैठ रहा है कि कौशल कातिल नहीं, तो आगे किसकी तरफ आपकी खास तवज्जो होगी? जैसे तुम्हें मालूम नहीं? ओ प्लीज़ कम ऑन। मानसी मेहता की तरफ। मेरा भी यही ख्याल था। और मैं क्या बोला? राइट सर। अपने हैंडबैग को लेकर उसने अभी बहुत कुछ एक्सप्लेन करना है, और भी बातें हैं। मसलन?
क्यों, वो समझती है कि कौशल कातिल है? वो समझती है ऐसा? गन उसके पास छुपा के रखने को वो आया कि नहीं आया? और क्या समझेगी वो? ये कमाल की बात नहीं, कौशल लड़की को कातिल समझता है और लड़की कौशल को कातिल समझती है। है तो अजीब बात। लगता है लड़की से जल्दी मुलाकात होगी। हाँ, सोच रहा हूँ कि उसे यहाँ तलब करूँ कि खुद जाऊँ। आप बड़े हाकिम हैं, उसी को तलब करेंगे। ऐसे शाम हो जाएगी, किसी से जल्दी मिलना हो तो खुद जाना चाहिए। ठीक, अब तुम्हारा लंच या डिनर यहीं है? अरे नहीं जनाब, मैं तो बस गया ही गया। मैं तो खाली कुछ सोच रहा था। क्या? आप चाहें तो इतिहास रच सकते हैं। कैसे? इस केस में शुरू से मैं आपकी स्पेशल मेहरबानियों से नवाजा गया हूँ। मुझे याद नहीं पड़ता कि ऐसा पहले कभी हुआ हो। ना चीज़ को थोड़ी सी और छूट दें तो समझे कि करिश्मा हुआ। कैसी छूट? मानसी मेहता मेरे खिलाफ है। घर में नहीं घुसने देती, पास नहीं फटकने देती। घर में घुसने दे तो यूं पेश आती है जैसे चोर घुस आया हो। अकेली मेरे उससे मुलाकात मौजूदा हालात में नामुमकिन ही जानी है, जबकि उससे मिलने को मैं मरा जा रहा हूँ। बंदा नवाज, आप नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हैं। कैसे? मुझे साथ ले चलिए ना। क्या कहने, ये करतब हो ही जाने दीजिए, इस भरोसे के साथ कि मैं कतई आपके रास्ते की रुकावट नहीं बनूंगा। मैं तुम्हें साथ लेके चलूं, तुम्हारे भाई बंदों को पता चलेगा तो ये फेवरिज्म नहीं कहलाएगा? तो तुम्हारी जबान में वो लोग मेरी खाट नहीं खड़ी कर देंगे? नहीं पता चलेगा। मैं उस मीटिंग को न्यूज़ का जरिया नहीं बनाऊंगा। वादा करते हो? दिल से। ठीक है, तुम भी क्या याद रखोगे। चलो, हुजूर का इकबाल बुलंद हो। ड्रामा नहीं, नो ड्रामा। बिल्कुल नहीं जनाब। हो सकता है मैं भी आपको ऐसा कुछ बता सकूं जो पहले से आपको ना मालूम हो। रास्ते में बताना। चलो अब। सुनील प्रभुदयाल के साथ जीप में सवार था। उसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि प्रभुदयाल को, जो हमेशा उसके खिलाफ रहता था, उसे ऐसे गुनाह के एवज में जेल की हवा खिलाने की तमन्नाई था जो उसने ना किया होता था। उसकी दरखास्त उसने कबूल कर ली थी। जनाब, वो बड़े अदब से बोला, मौका वारदात पर मिले हैंडबैग के पीछे ज़रूरी नहीं कोई बहुत बड़ा राज निकले, क्योंकि बात बड़ा राज निकल जाए ऐसी ज़रूरी भी नहीं होती कि हर बार। कौन सी बात, क्या बोल रहे हो? सुनिए, कत्ल वाले रोज़ यानी सोमवार को सिंगला एंड सिंगला के में एक औरत मकतूल हिमेश सिंगला से मिलने आई थी, जिसकी बाबत बड़े भाई शैलेश सिंगला को इतना सस्पेंस था कि सेक्रेटरी आभा शुक्ला कहती है उसने खुफिया तौर से उनकी बातचीत सुनने की कोशिश की थी। तब हालात का इशारा जो मैंने पकड़ा था वो ये था कि वो औरत अविनाश उपाध्याय की माशूक सुनीता बख्शी हो सकती थी, जबकि कहीं से किसी तरीके से इस बात की कोई तस्दीक नहीं हुई थी। अब मुझे लगता है कि हिमेश सिंगला से उस रोज़ 2 बार मिलने आई वो औरत सुनीता बख्शी नहीं, मानसी मेहता थी। क्यों लगता है ऐसा? क्योंकि उस रोज़ मानसी मेहता मुतवातर मकतूल के कांटेक्ट में थी। 4:30 बजे वो अपने घर पर चाय नोशी के लिए गई थी। शाम 7 बजे के बाद से उसकी मकतूल के साथ डांस, ड्रिंक, डिनर की डेट थी। इस लिहाज से हो सकता है कि डे टाइम में उसके ऑफिस में भी 2 फेरे उसी के लगे हों। दलील बहुत कमज़ोर है, लेकिन है। अगर इस बात में कोई दम है तो अब आप ये भी जान सकते हैं कि क्यों उसके 2 फेरे सिंगला एंड सिंगला के ऑफिस में लगे थे। क्या उसने मकतूल के साथ डिस्कस किया था और क्यों ऊपर नीचे 2 फेरों की ज़रूरत पड़ी थी? दूसरे फेरे में उसकी मकतूल से मुलाकात नहीं हुई थी, तो क्या इसी वजह से वो 4:30 बजे उसके घर पहुंची थी? ऐसा नहीं था तो उसकी 4:30 बजे वाली विजिट की क्या वजह थी? क्या ज़रूरत थी, जबकि और 2.5 घंटे बाद तो दोनों का मिलना तय था। जमा, क्या इन मुलाकातों में जेवरात भी मुद्दा थे? और भी बातें हैं सर। क्या? कौशल अपने साथ गन लेकर क्यों गया? क्या वो समझता है कि मानसी कातिला है? उसका फर्जी इकबालिया बयान इस बात की तरफ साफ इशारा कर रहा है कि वो यही समझता है कि कातिल मानसी है। और क्यों मानसी समझती है कि कातिल कौशल है? ये बात पहले हो चुकी है। मैंने तमाम बातों को एक जगह इकट्ठा करने के लिए दोबारा जिक्र किया। देखते हैं क्या कहती है वो। कुछ भी कहे, मेरी तरह आपसे पीछा नहीं छुड़ा पाएगी। मेरे को जुकाम बोली, आपको नहीं बोल पाएगी। ऊपर से उसका बॉयफ्रेंड पहले ही हवालात में है। मुंह खोलेगी तो कौन सा नया बिगाड़ कर लेगी। देखते हैं।
वे मयूर कॉलोनी पहुंचे। पुलिस के नाम पर मानसी मेहता ने फौरन दरवाज़ा खोला, लेकिन सुनील पर निगाह पड़ते ही वो भड़क गई। मैंने बोला था ना फिर कभी यहाँ नहीं आना। रोजी लिप्स, मैं आया नहीं हूँ, लाया गया हूँ, सुनील बहुत ही मीठे स्वर में बोला। क्या? इंस्पेक्टर साहब साथ लाए हैं मुझे। क्यों? टाइम सेव करने के लिए पेयर्स में इंक्वायरी करना पसंद करते हैं ये। तुमसे क्यों? तुम भी तो मर्डर सस्पेक्ट हो। इंक्वायरी उससे भी होती है जो केस की बाबत कुछ जानता हो। ओह गॉड! फिर वो कहते हैं ना, दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए। शट अप! तमाम डायलॉग्स चौखट के आर पार खड़े होके होगा क्या? प्रभु दयाल रूखे स्वर में बोला। आइए। पूर्वज सुनील पर आंखें तैरती वो प्रभु दयाल से बोली। तीनों ड्राइंग रूम में पहुंचे और वहां स्थापित हुए। आदित्य कौशल से कब से नहीं मिली आप? प्रभु दयाल ने पूछा। वो कल शाम से। फिर तो आपको नहीं मालूम होगा कि वो गिरफ्तार है। क्या? वो बुरी तरह से चौंकी। भारी नादानी का काम किया इसलिए। क्या किया? आज सुबह पुलिस हेडक्वार्टर्स पहुंचकर अपनी ज़बानी हिमेश सिंगला का कत्ल किया होना कबूल कर लिया है। ओह माय गॉड! ओह माय गॉड! अभी गॉड को इतना याद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी हमें उसके इकबाले जुर्म पर एतबार नहीं आया है। अपने कन्फेशन में जो कुछ उसने कहा है वो एक धुंधली तस्वीर जैसा है, साफ कुछ नहीं है। कुछ झूठ तो उसके पकड़े भी जा चुके हैं। झूठ? कहता है कत्ल के बाद वापसी में बत्तियां बुझाई, जबकि निश्चित रूप से ये नहीं बता सका कि मौका वारदात पर स्विच बोर्ड कहाँ था। ओह, हमें शक है कि किसी दूसरे को कवर करने के लिए, ऐसे शख्स को कवर करने के लिए जिसे कि वो अपराधी समझता है, खुद शहीद होने की कोशिश कर रहा है। किसको कवर करने के लिए? दूसरा कौन? आप बताइए। मैं क्या बताऊं? कोई अंदाज़ा ही बताइए। उसने इनकार में सर हिलाया। मकतूल की ज़िंदगी के आखिरी चंद घंटों में आप उसके साथ थी। क्या आपका मकतूल की मौत से कोई रिश्ता है? मेरा? हाँ, खामा तो नहीं। तो वजह बोलिए कोई। हमारी सोच समझ तो ये कहती है कि एक इकलौता शख्स जिसको कौशल कवर करने की कोशिश करता हो सकता है, वो आप है। आप मुझे कातिल समझते हैं? मेरा फ़र्ज़ है मैम, मेरी ड्यूटी है कि हर किसी को शक की निगाह से देखना, लेकिन आपका भी फ़र्ज़ है कि आप अपने आप को उस शक के दायरे से बाहर करके दिखाएं। इसी में आपका भला है, इसी में आपके मंगेतर की गति है। अब कहिए, क्या कहती हैं? क्या कहूँ? ये मैं बताऊँ आपको? उसने बेचैनी से पहलू बदला। मेरे को और भी काम है मैम, प्रभु दयाल अर्थपूर्ण स्वर में बोला। अब मैं क्या कहूँ? बात यूँ है कि मेरे को कौशल से ऐसा ही कुछ अंदेशा था। कल जब वो मेरे से मिला था तो वो ऐसी कुछ बहकी बहकी बातें कर तो रहा था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो दिन चढ़ते ही कन्फेशन के लिए हेडक्वार्टर पहुंच जाएगा। आप कहते हैं आपको कन्फेशन पर एतबार नहीं, यानी आप मानते हैं कि वो बेगुनाह है तो ऐसा ही। तो फिर वो गिरफ्तार क्यों है? अपने बयान की वजह से। जब तक वो अपना इकबालिया बयान वापस नहीं ले लेता, तब तक उसे हिरासत में रखना हमारा कारोबारी मजबूरी है। ओह, बाकी आपके बयान पर भी काफ़ी कुछ मुनस्सर है। मेरे से आप क्या पूछना चाहते हैं? सबसे पहले तो अपने हैंडबैग की बात कीजिए जो कि मौका वारदात पर पाया गया था। कैसे पहुंच गया वो वहाँ? सुनिए, उस रोज़ मैं हिमेश के साथ ड्रिंक डिनर की डेट पर थी, लेकिन इत्तेफाक ऐसा था कि हमारे बीच माहौल खुशनुमा नहीं था। वापसी के वक्त तक तो मेरी नाराज़गी और भी बढ़ गई थी, इस हद तक कि रास्ते में मैंने टैक्सी रुकवाई थी और बोला था कि मैं अकेले घर जाऊंगी। अपने उस वक्त की नाराज़गी और गुस्से के मूड में मेरा हैंडबैग पीछे टैक्सी में रह गया। हिमेश टैक्सी के साथ वहाँ से चला गया तो मुझे इस बात का एहसास हुआ। अब मेरे पास ना कोई पैसा था, ना ही अपने फ्लैट की चाबी थी। पैदल चलकर मैं घर पहुँची और केयर टेकर की मास्टर की से अपना फ्लैट खुलवाया। अब वो हैंडबैग हिमेश के घर में पाया गया तो मतलब साफ है कि उसने उसे टैक्सी में देखा और उठाकर अपने साथ ले गया। बस इतनी सी बात है। पैराडीजो के आधे रास्ते में भी, सुनील बोला, आप घर तक चलीं तो काफ़ी फासला हुआ ये। आप चुप रहिए। मैं भी यही सवाल पूछने वाला था आपसे, प्रभुदयाल बोला। वो हुआ तो हुआ, क्या करती मैं? सुनसान रास्तों पर कोई सवारी भी तो नहीं मिल रही थी जिससे कि मैं यहाँ पहुँचकर भाड़ा चुकता कर देती। मजबूरन पैदल चलना पड़ा। तभी तो घर पहुँचते 12:30 से ऊपर का टाइम हो गया।
तो ऐसी हॉस्टिलिटी के माहौल में आपने मकतूल का ड्रिंक डिनर का इनविटेशन कैसे कबूल कर लिया? सिंगला एंड सिंगला के जरिए स्टॉक एक्सचेंज पर मैं बहुत पैसा खो रही थी, बहुत नुकसान उठा रही थी, और एकाएक मुझे लगने लगा था कि मेरे को जानबूझकर ऐसे स्टॉक में पैसा लगाने को बोला जा रहा है जिसमें पैसा डूबने का अंदेशा था। क्यों? ताकि मैं घबराती, बौखलाती और इस बाबत फरियाद करती तो वो मेरे पर एहसान करता, मेरे इन्वेस्टमेंट्स को संभालता। वो क्या है ना, उसकी निगाह झुक गई, स्वर धीमा पड़ गया। काफ़ी अरसे से वो मेरे पीछे पड़ा था, मेरे को बेहुदा इशारे करता था। मैंने उसके इशारों को नज़रअंदाज किया। उसने काबू में आने की कोई मंशा मैंने ना जताई तो उसने वो घिनौना खेल खेला। उसके ऑफिस में गई और उसको साफ दो टूक बोला कि जो वो चाहता था वो नहीं हो सकता था। ये भी बोला कि मुझे शक था कि वो जानबूझकर मुझे स्टॉक एक्सचेंज की बाबत गलत सलाहें दे रहा था, मेरा पैसा डुबो रहा था। उसने बात को हंस के उड़ाने की कोशिश की। बोला मैं उसका डिनर का इनविटेशन कबूल कर लूँ तो शाम को तो वो हर बात को एक्सप्लेन कर देगा, हर बात से मेरी तसल्ली करा देगा। मजबूरन मुझे उसका इनविटेशन कबूल करना पड़ा। लेट नाइट तक की दावत का सुनील बोले बिना ना रह सका। जिसको कहते हैं कि टू पेंट द टाउन रेड, ऐसी कोई बात नहीं थी। मैंने अपनी लिमिट उसे पहले बता दी थी, साफ बोल दिया था कि मैं 11:30 के बाद नहीं रुकने वाली थी। काफ़ी धनाई की बात है। मेरा ये नियम उसके लिए ही नहीं था, सबके लिए था। मैं किसी भी आउटिंग पर जाऊं, किसी भी डेट पर जाऊं, रात 11:30 के बाद मैं नहीं रुकती। ये बात आपकी जानकारी के दायरे में सबको मालूम है? हाँ। अविनाश उपाध्याय और ठाकुर सुजान सिंह को भी? हाँ। सुनील खामोश हो गया। उसने प्रभुदयाल की तरफ देखा। प्रभुदयाल ने सहमति में सर हिलाया और वार्तालाप का सूत्र अपने हाथ में लिया। आप 4:30 बजे चाय पर भी मकतूल के घर पर उसके साथ थीं। जब 7 बजे मुलाकात होनी ही थी तो पहले 4:30 बजे मिलने का क्या मतलब था? क्या हर्ज था? हर्ज तो कोई नहीं था, लेकिन कोई वजह तो होगी। रात की मुलाकात से मेरा मन हट गया था, इसलिए मैंने उससे के ऑफिस का फेरा लगाया। जो बात उससे करनी थी वो तभी करता, लेकिन वो वहाँ मुझे मिला नहीं। मालूम पड़ा जल्दी घर चला गया था। उसके पीछे मैं उसके घर पहुँची जहाँ की वो मुझे मिला। मैंने वहाँ अपनी बात दोहराई कि जो बात उसने करनी थी वो तभी करता। उसको मेरी बात कबूल ना हुई। बोला पैराडीजो में उसने टेबल बुक कराई थी और नेट 1000 रुपये का एडवांस भेजा हुआ था। मजबूरन मुझे उसकी बात माननी पड़ी। तब उसने मुझे घर भेज दिया और फिर यहाँ 7 बजे वो मुझे पिक करने पहुँचा। जब आपने डेट कैंसिल करना चाहा था तो कोई सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए थे? कैसे सख्त अल्फाज? मसलन वो धमकी याद दिलाई हो जो नॉर्थ शोर की पार्टी में कौशल ने उसके लिए जारी की थी। उसने बात को हंसी में उड़ा दिया हो और बोला हो कि वो धमकी कोरा ब्लफ थी। हाँ। क्या हाँ, ऐसा हुआ था? हाँ, आपने एक धमकी का जिक्र किया था और उसने उसको ब्लफ करार दिया था। हाँ, कमाल है। ठाकुर सुजान सिंह का कहना है, सुनील बोला, कि उसने आपको और मकतूल को पैराडीजो में देखा था। हाँ, देखा था, और इस बात से मुझे बहुत शर्म आई थी। क्यों? क्योंकि इन मामलों में हिमेश की रिप्यूट खराब थी, बल्कि बदनाम था। हर कोई उसे औरत, खोरा, छोकरीबाज, लेडीज़ मैन बोलता था। कौन भली लड़की ऐसे शख्स के साथ देखे जाना पसंद करेगी? ओह, कुछ दिन पहले ठाकुर सुजान सिंह ने तो मुझे बाकायदा उसके बारे में वार्न किया था। ठाकुर हिमेश के खिलाफ ऐसा बोला? वो और हिमेश तो बड़े अच्छे दोस्त बताए जाते थे। 1 हफ्ता पहले तक थे। कर्टसी हिमेश सिंगला, ठाकुर सुजान सिंह ने स्टॉक एक्सचेंज पर मेरे से ज़्यादा पैसा खोया है। आपको तो बाकायदा प्लान करके डुबोया। उसको भी ऐसे ही डुबोया, या उसके साथ जो हुआ इत्तेफाक से हुआ? कोई इत्तेफाक नहीं हुआ, उसके साथ भी धोखा हुआ। उसने खुद ऐसा बोला था। मेरे को साफ बोला था कि हिमेश ने जानबूझकर हम दोनों को गलत सलाहें सरकाई थी। अपने किसी जाति फैसले के लिए और फ़ायदे के लिए हमें बलि का बकरा बनाया था। ठाकुर सुजान सिंह हिमेश से इतना खफा था कि जब वो हमें पैराडीजो में मिला था तो उसने मेरे से ही हेलो की थी। हिमेश को तो सलाम तक नहीं किया था। जेवरों की क्या बात थी? रिश्वत थी। मछली के आगे लहराया गया चारा था। समझता था कि ऐसी बातों से मैं बहल सकती थी, उसकी तरफदार बन सकती थी। जेवरों के डब्बों में से एक जड़ाऊ हार निकालकर मुझे देने लगा कि मैं रात को डेट पर उसे पहन लूँ। मैंने इनकार कर दिया। कहने लगा कि मैं अपना मिजाज बदलूं तो वो हार हमेशा के लिए मेरा हो सकता था।
अगले रोज़ वैसे और भी बहुत से जेवर मुझे मिल सकते थे। अगले रोज़ जबकि अविनाश उपाध्याय का प्रोनोट ड्यू था, वो प्रोनोट को रकम की अदायगी से ना ऑनर करता तो बताओ सिक्योरिटी उसके पास जो जेवर थे वो जब्त हो जाते। सुना माई बाप? प्रभुदयाल ने सहमति में सर हिलाया। पैराडीजो में भी वो लड़की से मुखातिब हुआ। जेवरात मकतूल के साथ थे? नहीं, जब मैंने हार मना कर दिया तो जेवर साथ ले जाने का मतलब ही नहीं रहा। मैडम, अब बिना टाले, बिना हुज्जत किए, बिना कुछ छुपाए गन की बात कीजिए। करती हूँ, जैसा आपका हुक्म है वैसा करती हूँ। कत्ल से अगले रोज़ सुबह कौशल यहाँ मेरे पास आया। उसने कबूल किया कि पिछली रात 12 बजे के करीब वो हिमेश को शूट कर देने के खतरनाक इरादे के साथ लिंक रोड गया था, लेकिन वहाँ उसे अविनाश उपाध्याय दिखाई दे गया था जो कि हिमेश से मिलने आया जान पड़ता था। इसलिए उसने अपना इरादा मुलतवी कर दिया और घर लौट गया था। उसने तो ऐसा नहीं कहा था, लेकिन मुझे अंदेशा था कि उपाध्याय ने वहाँ उसे देख लिया था। इसलिए मैंने उसे राय दी थी कि वो अपनी गन को मेरे पास छोड़ जाए, और अगर उसके बारे में उससे कोई सवाल हो तो कह दे कि विशालगढ़ गया था, वहाँ खो गई। अच्छा, मैं आपसे हर बात फ्रैंकली कर रही हूँ, इसलिए ये भी नहीं छुपाऊंगी कि उस घड़ी मेरा ख्याल यही था कि उसी ने हिमेश को शूट किया था, और अब बड़ी शराफत से झूठ बोल रहा था कि उससे अपेक्षित था। फिर जब उसने दरिया में डुबो देने के लिए गन मेरे से वापस मांगी तो मुझे पूरा ही यकीन हो गया। उसके होठों पर एक फीकी मुस्कुराहट आई और वो सुनील से बोली, इसलिए मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती थी, तुम्हारे सवालों से बचना चाहती थी। ऐसा करके मैं चाहती थी कि तुम समझो कि कातिल मैं थी, ताकि इस सिलसिले में तुम्हारी तवज्जो कौशल की तरफ ना जाती। लेकिन वो तो झूठ बोल रहा है। वो झूठ नहीं बोल रहा था, ये बात मुझे अब मालूम है, तब नहीं मालूम थी। तब मुझे इतनी सी व्यवहारिक बात ना सूझी कि अगर वो कातिल होता तो गन मेरे पास हरगिज़ ना लाता। जो काम उसने कल किया था वो उसने सोमवार रात को ही कर डाला होता, जबकि आधी रात को, रात के अंधेरे में वो काम करना आसान था। ठीक, मुझे तरस आता है बेचारे पर, इसलिए इकबालिया बयान देने पहुंच गया, क्योंकि समझता था कि कत्ल मैंने किया था। आप कत्ल करती तो आपके पास गन कहाँ से आती? क्या मुश्किल काम था। गैर कानूनी हथियारों का खुला दरबार है हर मेट्रोपॉलिटन टाउन। लेकिन गन चलानी भी तो आनी चाहिए। कौशल ने सिखाई ना मुझे। आपके साफ गोई से अब जो तस्वीर उभरती है वो ये है कि कातिल आप हो सकती हैं। कातिल आपका मंगेतर हो सकता है, या ये आप दोनों की मिली भगत हो सकती है। इतनी संभावनाओं के दरमियान सिर्फ कौशल का हिरासत में लेना गलत है, नाजायज़ है। आप उसे राय दीजिए कि वो अपना कन्फेशन वापस ले ले, उसे रिहा कर दिया जाएगा। राय का शुक्रिया, मैं करूँगी कुछ, और हमारी तरफ से आपके सहयोग का शुक्रिया। चलते हैं। मानसी ने सहमति में सर हिलाया। नो हार्ड फीलिंग्स शाइन, सुनील बोला। मानसी ने जवाब नहीं दिया। दोनों वहाँ से विदा हुए। क्या कहते हो? बाहर आकर प्रभुदयाल बोला। मैंने क्या कहना है, मेरा एतबार तो इन दोनों में से किसी के गुनाहगार होने पर कभी बना ही नहीं था। अच्छा, विजिट बेकार नहीं गई माई बाप। ये बात तो साफ हुई कि हैंडबैग कैसे मकतूल के घर पहुंचा। इस बात का भी खुलासा हुआ कि वारदात के रोज़ मकतूल के ऑफिस के 2 फेरे लगाने वाली बहन जी कौन थी, और उस रात मानसी मेहता 11:30 और 12:30 के बीच कहाँ थी, और जब डिनर डेट फिक्स थी तो 4:30 बजे की चाय की नौबत क्यों आई थी। ये बात भी क्लियर हुई कि जेवर घर में क्यों थे। नहीं, हाँ, और अब ये भी गैस वर्क नहीं है। स्थापित है कि कौशल पहले अपनी गन को सेफ कीपिंग के लिए मानसी के पास छोड़ गया था, फिर वहाँ से निकालकर उसे दरिया में गड़ करके आया, और क्यों उसने अपना इकबालिया बयान जारी किया और यूं खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश किया। सर, इस बात की भी कोई अहमियत हो सकती है कि मानसी मेहता का यह स्थापित नियम था कि रात 11:30 बजे के बाद वो घर से बाहर नहीं ठहरती थी, क्योंकि जिस किसी ने भी कत्ल किया था उसे मानसी के उस रात के शेड्यूल की खबर थी। इतने ज्ञानी हो तो ये भी बोलो कि कातिल कौन है। बोल तो सकता हूँ, तो कैसे तो कुछ भी कह सकते हो भाई। अंतर प्रेरणा से। मंगल जब मैंने मकतूल के घर में कदम रखा था तो मेरे जहन में कातिल की बाबत घंटी बजी थी। नाम लो उसका। घंटी ही बजी ना माए बाप, कोई तस्दीक तो ना हुई। तस्दीक होगी तो नाम लूँगा, तो सुनाएगा कातिल की कहानी सुनील भाई मुल्तानी। अब कहाँ जाओगे? कहीं नहीं,
दिली शुक्रिया के साथ मैं यहीं आपसे अलग हो रहा हूँ। लेकिन तुम्हारा मोटरसाइकिल तो हेडक्वार्टर पर खड़ा है। कोई बात नहीं, पुलिस के जेरे साया में है, सेफ है, ले लूँगा बाद में। ठीक है। प्रभुदया जीप पर सवार हुआ और वहाँ से रुखसत हो गया। एक ऑटो पर सवार होकर सुनील लिंक रोड पहुंचा और हाउसकीपर कमला दयाल से मिला। ड्राइंग रूम में दोनों की मुलाकात हुई। हाउसकीपर संजीदा थी, उसके चेहरे पर बेचैनी के भाव थे। उसने सशंक व्याकुल निगाह से सुनील की तरफ देखा। कमला जी, सुनील बिना औपचारिकता के सीधे अपनी बात पर आया। ये बात सीक्रेट नहीं है, पहले थी तो अब नहीं है, कि आपका एम्प्लॉयर विग लगाता था। विग लगाने वाले लोग इस मामले में बड़े सावधान होते हैं और उनकी भरपूर कोशिश होती है कि इस बात की किसी को खबर ना लगे। इस वजह से बेहतरीन विग खरीदते हैं। हिमेश का विग भी मैं समझता हूँ कि ऐसा ही था, नहीं? हाँ। अब क्योंकि उनकी मर्जी होती है कि किसी को विग की खबर ना लगे, इसलिए उनकी ये कोशिश भी स्वाभाविक है कि कोई गैर उन्हें विग के बिना ना देखे। उसने सहमति में सर हिलाया। क्या हिमेश कभी किसी गेस्ट को, किसी फ्रेंड को विग के बिना रिसीव करता था? कभी नहीं। जरा दिमाग पर जोर डालिए, याद करने की कोशिश कीजिए। आपकी जानकारी में क्या वो कभी किसी के सामने बिना विग के पेश हुआ था? उसने इस बात पर विचार किया। एक बार मैंने छोटे भैया को सुजान सिंह के सामने विग उतारते देखा था। ठाकुर सुजान सिंह एक कोई 55 साल के, हाँ मैं जानता हूँ उन्हें, दोस्त थे ना वो छोटे भैया के। हाँ, पुराने। छोटे भैया ने एक बार खुद मुझे बताया था। एक टाइम था जबकि वो दोनों इकट्ठे रहते थे। तो छोटे भैया ने ठाकुर सुजान सिंह के सामने विग उतारा? हाँ। क्यों? दिखाने के लिए? और किसी के सामने? और किसी के सामने मेरी जानकारी में कभी नहीं। किसी अनजान आए गए के सामने कभी बिना विग के पड़े हों? कभी नहीं। छोटे भैया विग ना लगाए हों और कॉल बेल बजे तो वो मेन डोर पर जाते ही नहीं थे, भले ही कॉल बेल बजती रहे। वो विग के बिना यहाँ बैठे हों तो पहले सुनिश्चित करते थे कि मेन डोर लॉक्ड था। खिड़कियों पर पर्दे खींचे थे, खासतौर से उससे दाएं वाली खिड़की पर, जिसमें से बाहर मेन डोर तक आती सीढ़ियों पर खड़ा कोई भी आदमी यहाँ भीतर झांक सकता है। ये बात तो अच्छी बताई आपने। भीतर झांक सकता है तो खिड़की पर या ग्रिल पर दस्तक भी दे सकता होगा। दस्तक? यहाँ भीतर मौजूद किसी की तवज्जो अपनी तरफ करने के लिए? हाँ, बड़े आराम से। एक बार तो मैंने भी ऐसे दस्तक देकर छोटे भैया का ध्यान अपनी तरफ किया था, क्योंकि मैं मार्केट गई थी और अपनी चाबी घर भूल गई थी। तो क्या ये हो सकता है कि कातिल ने इसी आप वाले तरीके से भीतर दाखिल पाया हो तो सकता है, लेकिन यूं दाखिला पाने वाले शख्स छोटे भैया का कोई बहुत ही खास होना चाहिए। घंटी बजाने की जगह कोई ऐरा गैरा यूं खिड़की खड़खड़ाता तो छोटे भैया उसको खाने को दौड़ते। हाँ, ये भी ठीक है। खाने को ना भी दौड़ते तो बिना विग के तो ऐसे शख्स को हरगिज़ अंदर ना आने देते। बिल्कुल। तो ये बात पक्की है कि उस रात घंटी नहीं बजी थी? हाँ। बाहर की सीढ़ियों पर रोशनी होती है? ना। आधी रात को छोटे भैया ने खिड़की से बाहर झाँका होता तो क्या बाहर से दस्तक देते शख्स को पहचान लिया होता? मेरे ख्याल से नहीं। मैंने मेन डोर को बिना खोले उससे पार झाँका जा सकता है। ये देखने के लिए कौन आया था? नहीं, कैसे होगा? ये ठोस लकड़ी का दरवाज़ा है जिसमें कोई लेंस नहीं, कोई झरोका नहीं, कोई ऑब्जर्वेशन विंडो भी नहीं। कैसे होगा? लेकिन अंधेरे में खिड़की पर दस्तक देने वाला साथ में आवाज़ भी लगाता तो आवाज़ तो छोटे भैया पहचान सकते थे ना, नहीं? हाँ, कोई वाकिफदार होता तो आवाज़ तो बराबर पहचान सकते थे। दरवाज़ा लॉक्ड हो तो बाहर से चाबी के बिना कोई भीतर दाखिल नहीं हो सकता। कैसे सवाल कर रहे हो? कैसे होगा? वो सेल्फ लॉकिंग डोर है, चाबी के बिना नहीं खुलेगा। सेल्फ लॉकिंग डोर यानी कि स्प्रिंग लॉक? हाँ, ऐसे लॉक में खटका होता है जिसको ऑफ रखा जाए और दरवाजे को हुक लगा हो तो भी वो दोनों तरफ से हो सकता है। हाँ, यहाँ भी तो खटका था, लेकिन छोटे भैया ने उसे ऐसा फिक्स करवा दिया था कि वो काम ही नहीं करता था। क्यों? बोलते थे वो बखेड़े वाला फिक्सचर था। मैं कभी मार्केट जाती तो पीछे दरवाज़ा अनलॉक छूट सकता था। अच्छा, मैं जरा आजमा के देखूं? देख लो। सुनील उठकर मेन डोर पर गया। काफ़ी देर उसने उसके लॉकिंग सिस्टम का मुआयना किया, फिर वापस लौटा।
ठीक कहा आपने। कमला जी, ये आपको गारंटी है कि आपके और छोटे भैया के अलावा किसी के पास मेन डोर की चाबी नहीं थी? हाँ, पक्की। आपने कहा था कि सोमवार रात को जिस रोज़ की वारदात हुई थी, आपने ऊपर अपने बेडरूम का दरवाज़ा खुला छोड़ के रखा था। ऐसा क्या आप अक्सर करती हैं? नहीं। तो फिर आपने उस रात क्यों छोड़ा? अब इत्तेफाक से खुला रह गया। ओह, जानबूझकर खुला नहीं छोड़ा ना। वो दरवाज़ा खुला ना छूट गया होता तो क्या आपको गोली की आवाज़ सुनाई दी होती? जाग रही होती तो शायद सुनाई दे जाती, सोते में तो ना सुनाई देती। भारी दरवाजे हैं इस इमारत में, सोई होती तो ना सुनाई देती। पुराने टाइम की इमारत है ना, तब सागवान की लकड़ी आम उपलब्ध थी और सस्ती भी थी। हाँ। अच्छा, अब जरा लाल मखमल चढ़े जेवरों के डब्बों को याद कीजिए। जब छोटे भैया डिनर डेट पर घर से निकले थे तो उन्होंने उस डब्बे का क्या किया था? कुछ नहीं किया था। टेबल पर जहाँ पड़ा था पड़ा रहा था। तो भैया के जाने के बाद आपने उस टेबल पर पड़ा देखा था? तो भैया के जाने के बाद आपने उसे टेबल पर पड़ा देखा था? हाँ, मुझे ख्याल भी आया था कि उठाकर कहीं किसी शेल्फ या दराज या अलमारी में रख दूं, लेकिन फिर मैंने उसे ना छेड़ना ही मुनासिब समझा था। छोटे भैया के जाने के बाद कोई यहाँ नहीं आया था? भाई कई बार बोल चुकी, कोई नहीं आया था, कोई नहीं आया था। पक्की बात? हाँ हाँ। आप तो नाराज़ हो रही हैं। वो खामोश है। आपका जन्म का नाम ही कमला शुक्ला है। वो बुरी तरह से चौंकी। उसका निचला जबड़ा लटक गया, चेहरे का रंग उड़ गया। क्या बोला? आपके जन्म का नाम कमला शुक्ला है। अब ये बात मैं आपसे पूछ नहीं रहा, आपको बता रहा हूँ। लेकिन आपकी बेटी से मुलाकात हुई, खूबसूरत थी, तीखे नए नक्श वाली, आप ही जैसी। फैमिली रिजेम्बलेंस मील से दिखाई देता था। मेरी बेटी? आभा शुक्ला, सिंगला एंड सिंगला में सेक्रेटरी। वो मेरी बेटी नहीं है। वो बड़ी कठिनाई से वो बोल पाई। क्या फ़ायदा झूठ बोलने का? फिक्र क्यों करती हैं आप उसकी? बालिग जिम्मेदार लड़की है, क्यों फिक्र करती हैं? अगर उसे दयाल की जगह शुक्ला सरनेम पसंद है तो क्या हर्ज है? दयाल यानी कि देने वाला, दयालु। आभा को शुक्ला सरनेम बेहतर पसंद है तो क्या हर्ज है? आप बनी रहिए ना दयालु। आपको कुछ खामा ख्याली हो रही है। शुक्ला सरनेम आभा ने खुद नहीं अडॉप्ट किया था, मैंने उसे अडॉप्ट करने को बोला था। क्यों? सोचिए, समझिए। क्योंकि आप मामूली डोमेस्टिक वर्कर थीं और ये बात उस मॉडर्न अर्बन महत्वाकांक्षी लड़की के तरक्की के रास्ते में रुकावट बन सकती थी। आप उसके तरक्की के रास्ते में ना आ पाए, इसलिए आपने उसे अपने से जुदा सरनेम दिया। बेटी का नाम करने के लिए माँ ने खुद को गुमनाम कर लिया, यही बात थी ना? उसने कठिनाई भाव से सर को हिलाया। बेटी अकेली रहती है? हाँ, भगत सिंह मार्ग पर वर्किंग गर्ल्स हॉस्टल में हुई। मुलाकात होती है? 10-12 दिन में एक बार। आपके यहाँ हाउसकीपर होने से उसकी फर्म की सेक्रेटरी की पोजीशन का कोई रिश्ता है? है। क्या? मैंने यहाँ हाउसकीपर की नौकरी कबूल ही इसलिए की क्योंकि मेरी बेटी सिंगला एंड सिंगला में सेक्रेटरी थी, ख़ास तौर से हिमेश सिंगला की सेक्रेटरी थी। तब उसने उसे छोटा भैया कहकर नहीं पुकारा। आभा ने मुझे बताया था कि हिमेश सिंगला कैसा आदमी था। मेरे लिए ये चिंता का विषय था। हिमेश उसे एक्स्ट्रा सेक्रेटरी वर्क के लिए अक्सर घर पर बुलाता था। ऑफिस बंद होने के बाद शाम को यहाँ बुलाता था। मैं यहाँ होती तो मैं अपनी बेटी को प्रोटेक्ट कर सकती थी। हाँ, ये सोचा आपने? हाँ, और इस वजह से ही मैंने यहाँ पर हाउसकीपर की नौकरी कबूल की। आप किसी जाती वजह से नहीं चाहती थी कि किसी को खबर लगती कि सोमवार शाम 4:30 बजे मानसी यहाँ आई थी? क्या थी वो जाती वजह? उसने जवाब नहीं दिया। मैं बताऊँ अपना अंदाज़ा? उसने सर उठाकर मेरी तरफ देखा। वो वजह ये थी, जैसा कि आपने अभी खुद बोला, आपकी बेटी भी ऐसे ही यहाँ बुलाई जाती थी और आपको मालूम था कि वैसे हर बुलावे के पीछे आपके एम्प्लॉयर की लंबट प्रवृत्ति छुपी होती थी। अगर उस लड़की की आमद की यही वजह उजागर होती तो फोकस आपकी बेटी पर भी बन सकता था। इस वजह से आपने यही कहना उचित समझा कि सोमवार शाम को यहाँ कोई लड़की नहीं आई थी। ठीक? उसने हिचकते हुए सहमति में सर हिलाया। अब ये बताइए कि मकतूल को मालूम था कि आभा आपकी बेटी थी? नहीं मालूम था। लेकिन फैमिली रिजेम्बलेंस?
या उसे दिखाई ना दी या उसने कभी इस तरफ तवज्जो ही नहीं दी। कत्ल से अगले रोज़ जब आपसे सवाल हुआ था कि क्या मकतूल कोई हथियार रखता था, तो आप परेशान क्यों दिखाई देने लगी थी, नर्वस क्यों हो उठी थी? ऐसी तो कोई बात नहीं थी तो सही, वो जिक्र फिर आने से आप नर्वस हैं क्यों? उसने जवाब नहीं दिया। मैं बोलूं कुछ? उसकी भवें उठी। आपको अंदेशा था कि कहीं ये ना समझा जाए कि आभा ने हिमेश को शूट किया है। हे भगवान, नहीं, मुझे ऐसा कोई अंदेशा नहीं था। आभा वारदात की रात यहाँ कहाँ थी? नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। आप तो नाहक परेशान हो रही हैं। किसी ने नहीं बोला कि आभा का हिमेश की मौत में कोई हाथ था। ओह, चीयर अप। उसके होठों पर फीकी मुस्कुराहट आई। अच्छा, एक बात बताओ। पूछिए। आपकी निगाह तीखी है, तो आपने फैमिली रिजेम्बलेंस नोट की जिससे आपको सूझा कि आभा मेरी बेटी है, और ये कैसे सूझा मेरा जन्म का नाम शुक्ला था? सच बोलूं? प्लीज़। तुक्का लगाया। ओह, लेकिन तुक्के की भी कोई बात होती है? अच्छा, वो बड़े भैया शैलेश ने बताया था कि आप विधवा हैं, लिहाजा मैंने सोचा कि दयाल आपकी शादी के बाद का सरनेम होगा। आभा का सरनेम शुक्ला था, तो मुझे सूझा कि शादी से पहले का जन्म का आपका नाम कमला शुक्ला होगा। अच्छा, सेव के लिए शुक्रिया कमला जी। उसने अनमने भाव से सहमति में सर हिलाया। सुनील यूथ क्लब पहुंचा। आओ मार्को, मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। अहो भाग्य, बैठ जा। थैंक यू। खाना खाया? नहीं। खाना पीना? वो भी नहीं। दोनों काम इकट्ठे करेगा या अलग अलग? इकट्ठे। आधे घंटे बाद। सुबह से भागा फिर रहा हूँ, थोड़ी देर चैन से बैठना चाहता हूँ। चैन सुट्टे में पता कर। ठीक। सुनील ने सिगरेट सुलगाया। रमाकांत ने अपना। अब रिपोर्ट जारी कर कि भागा कहाँ फिरता रहा। सुनील ने सविस्तार अपनी तब तक की दिनचर्या का बयान किया। ओए कमाल है, प्रभु दयाल मुझे साथ लेके गया और तुझे भी साथ ले गया। वाह भाई वाह, करिश्मा है। ऐसा सख्त हाकिम कैसे पिघल गया? कहता है मुझे शुरू से छूट थी, इसलिए थोड़ी और छूट दे दी। बड़ा ही काम हुआ ये तो। अब आगे भी नए ताल्लुकात को तकैश करना। आगे वो मुझे पास नहीं फटकने देने वाला है। एक बार सूरज पश्चिम से निकल आए तो बाबा थोड़ी निकलेगा। तू गया क्यों उसके साथ? क्योंकि वो औरत मानसी मेहता मुझे छूत की बीमारी समझने लगी थी। मेरी शक्ल देख के राजी नहीं थी। ऐसी शक्ल हो गई तेरी। मेरी शक्ल को कुछ नहीं हुआ, जो हुआ उसकी अकल को हुआ। इसे कहते हैं जनानी मत। खैर, अब जो कहा उस पर तबसरा कर। सुन, पहले तुम सोमवार 12 बजे की मौका वारदात की तस्वीर अपने जहन में उतारो। अब कल्पना करो कि उस वक्त के करीब कातिल मकतूल हिमेश सिंगला के घर पर पहुंचता है और ड्राइंग रूम की बत्तियां जली पाता है। आधी रात को घंटी बजाने की जगह वो सीढ़ियों पर खड़ा होकर खिड़की पर दस्तक देता है। मकतूल दरवाज़ा खोलता है और उसको भीतर आने देता है। क्यों? आसान सा वाला मोतियावाल लो, क्योंकि वो कातिल को जानता था। इतने से किसी को कातिल तो नहीं करार दिया जा सकता। तो ज़्यादा जानता था। कोई खास, बहुत ही खास था। मकतूल जानता था कि वो दिन रात की किसी भी घड़ी उस हाउस होल्ड में था। आम जानकार सर्दियों की आधी रात को किसी के घर नहीं जाता। वो दिन चढ़ने का इंतज़ार करता है। कोई खास अपने लिए दिन रात एक बराबर समझता है। वो आगंतुक खासम खास था। इस बात का एक और भी सबूत है। क्या? मकतूल को उसके सामने बिना विग के पेश होना कबूल हुआ। उसके बारे में हाउसकीपर कहती है कि वो विग के बिना कभी किसी के सामने नहीं आता था, लेकिन उस आधी रात के मेहमान के सामने उसने अपनी फिजिकल अपीयरेंस की कोई परवाह नहीं की। वो कोई खास ही प्राणी हुआ ना? हाँ, हुआ तो सही। उसके इर्द गिर्द ऐसे कितने जने होंगे जिनके सामने अपनी गंजी टांट चमकाने में उसे कोई गुरेज नहीं होगा? ज़्यादा तो नहीं होंगे, बड़ी हद 3 या 4। मार्को, पुलिस उनको हिरासत में ले ले तो समझो कातिल उनकी गिरफ्त में है। अभी आगे उस शख्स की और भी क्वालिफिकेशन समझ में आती है। वो कोई ऐसा शख्स था जो मकतूल के घर बार के टोटल रखरखाव से वाकिफ़ था। उसे मालूम था कि हाउसकीपर का कमरा ड्राइंग रूम से 2 मंजिल ऊपर था और 10:30 बजे के बाद वो ऊपर अपने कमरे में सोई पड़ी होती थी, और अगर उसके कमरे का दरवाज़ा बंद हो तो ऊपर उस तक नीचे गोली चलने की आवाज़ नहीं पहुंच सकती थी। उसे ये भी मालूम था कि रात की उस घड़ी
मालिक मुलाजिम के अलावा घर में कोई नहीं होता था और मकतूल उस शख्स की आवाज़ को बाखूबी पहचानता था। हाउसकीपर का बयान है कि मेन डोर के बाहर की सीढ़ियों पर अंधेरा होता था। अंधेरी रात में वहाँ खड़े किसी शख्स को भीतर से झांक के नहीं पहचाना जा सकता था, लेकिन उसे उसकी आवाज़ से तो पहचाना जा सकता था। आवाज़ से पहचान कर ही मकतूल ने आगंतुक को दरवाज़ा खोला। कौशल की जान से मार देने की धमकी की रूह में। जाहिर है कि आधी रात को वो किसी नावाकिफ को दरवाज़ा तो नहीं खोलने वाला था। ठीक, और जेवर वो शाम को सेंटर टेबल पर पड़े थे और मकतूल उनको वहीं पड़ा छोड़कर घर से निकला था। लेकिन अगली सुबह जेवरों का डब्बा सेंटर टेबल पर पड़ा नहीं पाया गया था। इसका क्या मतलब हुआ? डब्बा कातिल ले गया। हाँ, इस लिहाज से ये भी कत्ल का उद्देश्य बनता है। किसी ने जेवर कब्जाने के लिए कत्ल किया। हाँ, अब ये भी लाख रुपए का सवाल है कि उन जेवरों की घर में मौजूदगी की किसको खबर थी और कौन उनका तालिब था। वो उपाध्याय का घोड़ा। ठीक, कौशल ने एकाएक टपक कर अपना इकबालिया बयान न जारी किया होता तो कोई बड़ी बात नहीं कि उपाध्याय गिरफ्तार भी हो चुका होता। लेकिन तूने तो कहा था कि इकबालिया बयान में झोल है। बहुवचन में झोल ही झोल है। तो फिर पसंदीदा कैंडिडेट अविनाश उपाध्याय? मुमकिन है। मुमकिन है नहीं है, गिरफ्तार होगा वो। मिलेगा तो होगा। अच्छा भला उसे हुक्म हुआ था कि राजनगर से बाहर ना जाए, लेकिन हाकिम ने दयानतदारी दिखाई, बीवी के पास नॉर्थ शोर चला जाने दिया। अब पता नहीं वो वहाँ पहुँचा या वहीं से खिसक लिया कहीं। और पता चल जाएगा। कैसे? पूछता है कैसे? पकड़ा गया तो वहीं था, नहीं तो क्या पता कहाँ है। ये बात भी ठीक है। ओए कमलया, बड्डे पापा जी की हर बात ठीक होती है। मेरे ख्याल से प्रभु दयाल को आज उसकी गिरफ्तारी का ख्याल नहीं आने वाला, क्योंकि आज अभी तो बतौर कातिल मानसी मेहता की कैंडिडेचर पर गौर करेगा और कल तक उसकी गिरफ्तारी की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। ज़रूरत क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि वो कातिल नहीं है। कौन कहता है? छोटा पापा जी कहता है। यानी कि तू? यस, यानी कि मैं। बड़े यकीन से कह रहा है। अगर वो कातिल नहीं तो बोल, कौन कातिल है? मुझे गारंटी से अभी कुछ नहीं मालूम। मेरी निगाह में एक कैंडिडेट है, लेकिन उसके खिलाफ अभी मेरे पास कोई सबूत नहीं है। बहरहाल अभी यकीनी तौर पर यह नहीं मालूम कि कौन कातिल है, लेकिन ये मालूम कि कौन कातिल नहीं है। उपाध्याय कातिल नहीं है। हाँ, जिस पर शक है उसका नाम ले। खाली पेट ऐसी बातें नहीं करते। रिलैक्स करना था ना, रिलैक्स कर लिया। अब लंच के लिए चलो। ठीक है जी। रात 8 बजे सुनील पुलिस हेडक्वार्टर इंस्पेक्टर प्रभु दयाल के पास पहुंचा। आप ही के बताए पता लगा रहा था कि इस वक्त आप होते हैं यहाँ या चले जाते हैं। क्या कहने? प्रभु दयाल बोला। दिन में आप मेरे से इतना अच्छा पेश आए कि मन गदगद हो गया। फिर से शुक्रगुजार होने आए हो? और तरीके से। थैंक यू माई बाप वाले तरीके से नहीं, जुदा तरीके से। जुदा तरीके से? कैसे? केस पर ना मैंने कुछ रिसर्च की है, उसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। करो। मैं एक सस्पेक्ट अपने ट्रेडमार्क के तहत प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ। नाम लो सस्पेक्ट का। उपाध्याय। आपका जो उपाध्याय पर है बन तो रहा है, तुम्हारे जहन में कोई और है? जी हाँ। कौन? हाउसकीपर कमला दयाल। वो औरत कातिल? थ्योरी है। एक्सप्लेन। बेहतरीन मौका उसके पास था। सोमवार रात को वो घर में तब मकतूल के साथ थी, जबकि वहाँ और कोई नहीं था। रिपोर्टर साहब, ये क्या रिसर्च हुई? जब उस घर में रहते ही 2 बाशिंदे हैं तो ऐसा सोमवार रात को क्या हर रात होता था? सोमवार रात से पहले कत्ल की ज़रूरत पेश नहीं हुई थी। मेरा जोर इस बात पर है कि कत्ल करने का मौका उसके पास पूरा था। सिर्फ मौका उपलब्ध होना किसी को कातिल करार नहीं दे सकता। सर, मौके की किस्म देखिए ना। क्या देखूं उसमें? मैं बताता हूं आपको। घर पूरी तरह से बाहरी अतिक्रमण से सील्ड था। तमाम खिड़कियां मजबूती से भीतर से बंद थी। उन पर ऐसी ग्रिल फिट थी जो तोड़ी, काटी या उखाड़ी नहीं जा सकती थी, नहीं गई थी। मेन डोर भीतर से मजबूती से बंद था, यानी किसी बाहरी आदमी के खामोशी से, चोरी से भीतर दाखिल होने की कोई संभावना नहीं थी।
आधी रात को अपने बेडरूम में बंद होने की जगह ड्राइंग रूम में था, जहाँ पर कि आवाजाही पर कोई विघ्न बाधा नहीं थी, कोई पाबंदी नहीं थी। हाउसकीपर किसी भी बहाने पूछने, कुछ बताने, रखने, कुछ उठाने वहाँ फेरा डाल सकती थी। वो वहाँ पहुँचती और जाकर मकतूल के सामने खड़ी हो जाती तो मकतूल के लिए उसमें अस्वाभाविक कुछ ना होता। उसने उस किताब पर से निगाह भी ना उठाई होती जिसे वो पढ़ रहा था। माँ बाप, हाउसकीपर के अलावा और कोई शख्स बिना मकतूल को हैरान किए उसके सर पर नहीं खड़ा हो सकता था। हाउसकीपर के सामने ही उसको ये परवाह नहीं होने वाली थी कि उसके सर पर विग नहीं था। हाउसकीपर घर का बाशिंदा थी, उससे विग छुपा कर रह पाना भी नामुमकिन था, इसलिए छुपाना नादानी थी। यकीनन उसे आदत थी कि हाउसकीपर द्वारा विग के बिना देखे जाने की। हाँ, आगे। वो क्योंकि घर की बाशिंदा थी इसलिए वो अपनी पसंद, खुद को सूट करने वाला कोई भी मौका अपनी ज़रूरत के मुताबिक चुन सकती थी। लेकिन खास उस रात उसे क्या पता था कि वो कब लौटने वाला था। वो कबूल करे या ना करे, लेकिन मकतूल उसे इस बाबत कुछ बोल के गया हो सकता है। इसी बात से उस खास घड़ी वो मकतूल का इंतज़ार कर रही थी। उस खास घड़ी मकतूल घर लौटा, ऊपर बेडरूम में चेंज के लिए गया, जहाँ उसने विग को भी तिलांजलि दी, प्लोवर और चप्पल पहन के नीचे ड्राइंग रूम में लौटा। उसका कपड़े तब्दील करना, विग उतारना इस बात का पूरा सबूत है कि रात की उस घड़ी उसे किसी का इंतज़ार नहीं था। कोई लेट विजिटर घर में अपेक्षित नहीं था। इसके लौटने के बाद हाउसकीपर ने जानबूझकर थोड़ा टाइम गुजर जाने दिया ताकि लगता कि वो किसी को अपने साथ घर लाया था और उसी साथ आए शख्स ने उसका कत्ल किया था। गुड। हथियार का क्या कहते हो? हाउसकीपर के पास गन का क्या मतलब? मकतूल के पास थी ना। एक गन ड्राइंग रूम के एक सीक्रेट दराज में पाई गई थी, आपको तो मालूम ही है। कोई बड़ी बात नहीं कि दूसरी यानी एक और बेडरूम में हो। वो हाउसकीपर थी सर, हाउस को कीप करती थी, हर जगह उसकी निगाह थी, उसका हाथ था। जब उसे ड्राइंग रूम में वॉल कैबिनेट के सीक्रेट दराज की खबर थी तो बेडरूम में भी ऐसी किसी जगह की खबर उसे होना क्या बड़ी बात थी। जब वो चेंज करके विग उतार के नीचे किताब पढ़ने चला गया तो उसने ऊपर बेडरूम वाली गन उसकी जगह से बरामद कर ली और अपने पास छुपा ली। शूटिंग के बाद उसने या तो गन कहीं छुपा दी या कहीं फेंक दी, और ऐसा करने के लिए उसके पास सारी रात थी। इस संदर्भ में अर्ज है, जब मैंने उससे घर में मौजूद हथियार या हथियारों के बारे में सवाल किया था तो वो डर गई थी, लेकिन वो नहीं समझ सकी थी कि बेडरूम वाली गन के बारे में मैं या कोई जानता था या नहीं जानता था। आगे। वो हाउसकीपर क्यों बनी, क्यों उसने मकतूल के घर में नौकरी की, उसकी भी स्टोरी है। उसकी बेटी आभा शुक्ला मकतूल की सेक्रेटरी थी और औरतों के मामले में मकतूल की जैसी रिप्यूट थी, उसकी रूह में वो समझती थी कि बेटी को प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी। इसलिए एक्स्ट्रा वर्क के बहाने मकतूल जब भी सेक्रेटरी आभा शुक्ला को आफ्टर ऑफिस आवर्स घर बुलाता था तो वो उसकी निगाहबीनी करती थी, जासूसी करती थी। बेटी की हिफाजत की खातिर? हाँ सर। उसको बाकायदा एहसास हुआ था कि मकतूल आभा पर निगाह मैली कर सकता था, यानी वो बेटी के लिए खतरा महसूस करती थी और इस बाबत सावधान थी। माँ का और औलाद के लिए ऐसी चिंता करना स्वाभाविक होता है। औलाद की रक्षा के लिए किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार हो जाना स्वाभाविक होता है। इस सिलसिले में किसी के खून से हाथ रंगना भी कुर्बानी है। जेवरात कहाँ गए? जहाँ गए उसी के भेजे गए। कत्ल के बाद उसने ये सोच के छुपा लिए कि बेटी के काम आएंगे, और ये बात यकीन में आने लायक नहीं जान पड़ती कि शाम को मकतूल घर से निकला तो इतने कीमती जेवरात लावारिस मेज पर पड़े छोड़ गया। ज़रूर वो उन्हें कहीं महफूज रख के गया। अब घर में ऐसी जगह कौन सी होगी जिसकी हाउसकीपर को खबर ना होगी? नहीं भी होगी तो कई घंटों का वक्त उसके पास था, तलाश कर ली होगी। मानसी मेहता के चाय पर आने की बाबत उसने झूठ बोला। बाद में कह दिया कि ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो तो कातिल हो नहीं सकती थी। क्यों नहीं हो सकती थी? उसे क्या मालूम। वो जानती थी कि मानसी मेहता बेगुनाह थी क्योंकि वो खुद गुनहगार थी, और औरत होने के नाते इतनी शराफत उसमें बाकी थी कि नाहक किसी दूसरी औरत पर तक कातिल होने का इल्ज़ाम ना आने देती। मैंने जब उसकी बेटी का जिक्र उसके सामने किया तो वो डर गई थी, क्योंकि उसको अंदेशा था कि माँ बेटी का वो रिश्ता उजागर हो जाता तो वो रिश्ता ही कत्ल का उद्देश्य बन जाता। यूँ क्यों कबूल कर लिया उसने कि गोली चलने की आवाज़ सुनी थी? क्योंकि उसका झूठ पकड़ा जा सकता था। पुलिस टेस्ट कंडक्ट कर सकती थी,
नीचे गोली चले तो उसकी आवाज़ ऊपर सुनाई देती थी या नहीं? वो तो कहती है कि उसने आवाज़ को सड़क से आती हुई आवाज़ समझा था, किसी कार के बैकफायर करने की आवाज़ समझा था। अगर ऐसा ना कहती तो उससे सवाल होता कि जब उसने घर में गोली चलने की आवाज़ सुनी थी तो उस बाबत कोई कदम क्यों नहीं उठाया था? जाकर देखने का ख्याल उसे क्यों नहीं आया था कि नीचे क्या हुआ है? 100 पर फ़ोन करके वाक़ये की रिपोर्ट करने का ख्याल क्यों नहीं आया था? एम्प्लॉयर का कुशल क्षेम चेक करने का ख्याल क्यों नहीं आया था? ऊपर से उससे छुपाया नहीं छुपता था कि वो अपने एम्प्लॉयर को नापसंद करती थी। हाँ, ये बात भी थी। बिल्कुल थी सर। पहले दिन जब मैंने उसके कमरे में उससे बात की थी तो साफ हो जाएगा था। ये बात मेरे नोटिस में नहीं आई थी। अब उसका कद देखिए, 5-8 इंच से किसी कदर कम नहीं। औरतों में इतना कद आम नहीं है, पर उसका है। अब कद की बाबत हमारे एक्सपेरिमेंट में इस बात को जोड़ कर देखिए कि क्या नतीजा निकलता है। एक्यूरेट, परफेक्ट निशाना। इत्तेफाक हो सकता है या वो 10 निशानेबाज हो सकती है। एनसीसी में निशानेबाजी की ट्रेनिंग देते हैं, या क्या पता कभी उसने फ़ौज की नौकरी की हो। मालूम करेंगे। बहरहाल उस औरत के खिलाफ अच्छा केस खड़ा कर दिया है तुमने, जबकि मेरा शुरू से मानना है कि ये काम किसी औरत का नहीं है। क्या क्या कह रहे हो भाई? खुद अपनी बात काट रहे हो। सुनील हंसा। प्रभुदयाल ने घूर कर उसे देखा। फिर कोई सुनील या पुड़िया नहीं जनाब, मैंने महज इस बात को हाईलाइट किया है कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस के बिना पर किसी को भी कातिल करार दिया जा सकता है। ऐसे ही केस के जिस किरदार के खिलाफ कहें मैं खड़ा करके दिखा सकता हूँ। वो कातिल नहीं तो बोला क्यों? इतनी देर मेरे कान क्यों खाए? ये बात स्थापित करने के लिए कि परिस्थिति जन्य सबूत बेहतरीन सबूत नहीं होते। अजीब आदमी हो, प्याज छील के दिखा रहे हो, परतें दिखा भी दी उधेड़ी, और फिर कहते हो भीतर कुछ नहीं। सुनील फिर हंसा। मैंने मन बना भी लिया था कि उसको गिरफ्तार करने का। आई रिपीट सर, ये काम किसी औरत का नहीं है। तलब मैं फिर भी उसे करूँगा, क्रॉस क्वेश्चन करने के लिए। कीजिएगा, हाथ कुछ भी नहीं आएगा। अब बोलो, तुम्हारी निगाह में कातिल कौन है? मेरी निगाह में जो कातिल है उसके खिलाफ मेरे पास कुछ नहीं है, ना एक्चुअल ना सर्कमस्टेंशियल। नाम लो उसका। ये मुनासिब नहीं होगा। नाम लो सुनील। जब मैं किसी को कातिल साबित नहीं कर सकता तो किसी का नाम लेने का क्या फ़ायदा? जो कातिल नहीं थी उसको साबित करके दिखाया, उसका भी तो नाम लिया। वो अलग मामला है सर। उसकी बाबत साथ ही मैंने कहा कि वो बेगुनाह है। मैं किसी को गुनहगार ठहराऊं और वो बेगुनाह निकले तो वो मेरा पुलिंदा बांध देगा। अजीब आदमी हो। मैं किसी आदमी को साथ लेकर आऊँ और कहूँ ये कातिल है, लेकिन मेरे पास इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तो क्या करोगे? गिरफ्तार कर लेंगे आप उसको, सज़ा दिलाने में कामयाब हो जाएंगे। प्रभुदयाल ने इंकार में सर हिलाया। तो हवा में मछलियाँ मारने से क्या फ़ायदा? फिर भी मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ, अगरचे कि आप मुझे केस की अपनी प्रोग्रेस से वाकिफ़ करवाएं। क्या जानना चाहते हो? केस से ताल्लुक़ रखते किसी शख्स ने कातिल के वक्त की अपनी क्या एलिबाई पेश की? जवाब में प्रभुदयाल ने उसके सामने 2 टाइप शुदा फुल स्केप शीट रख दी। सुनील ने सिगरेट सुलगा लिया और गंभीरता से उन पर निगाह फेरनी शुरू की। उस दौरान प्रभुदयाल ने कॉफ़ी का ऑर्डर जारी किया। इन नोट्स के मुताबिक, आखिर सुनील बोला, ठाकुर सुजान सिंह की एलिबाई ये कि वो अपने दोस्त एडवोकेट यश रस्तोगी के साथ अजंता सिनेमा पर पिक्चर देखने गया था। नाइट शो जो रात 10 बजे शुरू होता था और रात 1 बजे ख़त्म होता था। आप इस एडवोकेट से वाकिफ़ हैं? हाँ। कहाँ प्रैक्टिस करता है? सेशन कोर्ट में। शाम को कहाँ पाया जाता है? गुलमोहर क्लब में। क्या चाहते हो? ब्लास्ट के लिए उसका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। देखना चाहता हूँ कि किन शब्दों में ठाकुर के एलिबाई को सपोर्ट करता है। वो यहाँ आने वाला है। मैंने उसे पहले ही यहाँ बुलाया हुआ है इसी काम के लिए। मुझे मौजूद रहने देंगे माई बाप? कैसे रोकूंगा? छिपकली की तरह मेरी पीठ पर चढ़े हुए हो, जहाँ ना मेरा हाथ पहुँचे ना मेरे से उसको झटका जाए। मैं छिपकली हूँ? मैं पिलर हूँ? माई बाप, अब मुझे कहना पड़ेगा क्या बातें बढ़िया करते हैं। तभी कॉफ़ी सर्व हुई। पियो, फिर कहोगे पूछा नहीं। थैंक यू। सुनील ने कॉफ़ी का एक घूंट पिया, फिर बोला, एलिबाई टेढ़ा सौदा है माई बाप। किसी के पास कोई अकाट्य एलिबाई होना उसे बेगुनाह साबित कर सकता है, लेकिन किसी के पास एलिबाई ना होना उसे निर्विवाद रूप से गुनहगार नहीं साबित कर सकता। आपके इस नोट
के मुताबिक कत्ल की रात की आभा शुक्ला के पास कोई एलिबाई नहीं। कहती है कि होटल शाहजहाँ में लगे नाइट बाज़ार में गई थी, जहाँ रात 11 से 12:30 तक रही, लेकिन ख़रीदा कुछ नहीं। कुछ ख़रीदा होता तो कैश मेमो ही उसकी एलिबाई बन जाती। वहाँ किसी वाकिफ़कार से उसकी मुलाकात भी नहीं हुई। ये भी नोट करने लायक बात है। कद में अपनी माँ जैसी है। नाइट बाज़ार में गई होने की जगह लिंक रोड माँ के पास पहुँची हो तो क्या पता लगता है। अब इन बातों का क्या फ़ायदा? जब इतने जोर के साथ कह चुके हो कि एक कत्ल किसी औरत का काम नहीं, तो अब लड़की के बयान पर छिद्रा अन्वेषण का क्या मतलब? कुछ नहीं, यूं ही लाउड थिंकिंग कर रहा था, इसलिए क्योंकि सिर्फ वो ही अपने कोई एलिबाई पेश नहीं कर सकी। बाकियों ने तो एयर टाइट स्टील जैकेटेड एलिबाइज पेश की हैं। अलबत्ता उनमें से एक की मजबूती में तो मैं घात लगाकर दिखा सकता हूँ। कहने का मतलब ये है कि इन एलिबाइज को गौर से खंगाले जाने की ज़रूरत है। अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया, वरना इतनी बारीक बात मुझे कौन समझाता। तभी एडवोकेट यश रस्तोगी की आमद की घोषणा हुई। वो कोई 30 साल का घने काले बालों वाला सांवला क्लीन शेव्ड आदमी था, जो कि उस घड़ी भी वकीलों वाले काले कोट और सफ़ेद कॉलर में था। प्रभुदयाल ने सुनील से उसका परिचय करवाया, उसे बताया कि क्यों उसे वहाँ तलब किया गया था और उसके लिए कॉफ़ी मंगवाई। बंसल करके एक सब इंस्पेक्टर, रस्तोगी बोला, इस सिलसिले में कल मेरे पास कोर्ट में मिले थे। असुविधा के लिए खेद है वकील साहब, प्रभुदयाल ने कहा। समझिए फिर जहमत एक बार फिर की। ठीक है, अब डिटेल से बताइए कि सोमवार रात ठाकुर सुजान सिंह की सोबत में कैसे बीती। ठाकुर साहब ने मेरे को ड्रिंक्स डिनर के लिए इनवाइट किया था, जिसके बाद पिक्चर का प्रोग्राम बन गया। 8 बजे मैं उन्हें पैराडीजो में मिला था, जहाँ ड्रिंक्स का दौर चला। फिर डिनर हुआ। 9:45 हम वहाँ से उठे थे और अजंता चले गए थे। वहाँ हमने चेन्नई एक्सप्रेस देखी, जो कि 1 बजे ख़त्म हुई थी। उसके बाद हम पैदल चलते ठाकुर साहब के फ्लैट तक गए थे, जहाँ हमने बतौर नाइट कैप एक पैक कोनियाक ब्रांडी चुस्की की और कुछ हल्की बातें की थी। उसके बाद मैंने एक टैक्सी पकड़ी और करीब 2 बजे के करीब घर पहुँच गया था। आपने सब इंस्पेक्टर बंसल को बताया था कि अजंता में आपने बॉक्स में बैठकर फिल्म देखी थी? हाँ, बॉक्स तो 4 जनों के लिए होता है, ज़्यादा जनों के लिए भी होता है, लेकिन नाइट शो में हमारे बॉक्स में हम ही 2 थे, मैं और ठाकुर साहब। सारा अरसा आप दोनों बॉक्स में ही रहे थे? नहीं, ठाकुर साहब को ड्रिंक्स की और हैवी डिनर की बेचैनी महसूस होने लगी थी, इसलिए वो ये कहकर उठ के चले गए थे कि लॉबी में कॉफ़ी पीकर आते हैं। कब? इंटरवल के बाद। बाद कब? अब सर ये तो ध्यान नहीं। इंटरवल कब हुआ था? टाइम तो मैंने देखा नहीं था, लेकिन शायद 11:15 या 11:30 के करीब हुआ हो। कॉफ़ी पीकर ठाकुर साहब कितने टाइम में लौटे? ध्यान नहीं। वजह? वही सेकंड हाफ में एंड के करीब पहुंचती हर फिल्म कदरन दिलचस्प हो जाती है। नहीं ध्यान गया उनके लौटने के टाइम की तरफ। आपको कतई कोई ध्यान नहीं कि ठाकुर साहब बॉक्स से कितनी देर गैर हाजिर रहे थे? उसने खेदपूर्ण भाव से इनकार में सही लाया। कोई अंदाज़ा ही बता दीजिए। सॉरी, इतना तो बताइए कि जल्दी लौट आए थे या देर लगा कर आए थे? मेरे ख्याल से देर से आए थे। तबीयत सुधरने में टाइम लगा होगा। हाँ जी। कॉफ़ी फुल गर्म हो तो पीने में 10 मिनट तो वैसे ही लग जाते हैं। हाँ जी। फिल्म कैसी थी? अब मेरे को तो अच्छी लगी थी। फिल्म अच्छी हो तो कब कितना टाइम गुजर जाए ये पता नहीं लगता। हाँ, ये बात भी है। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर कमिंग। उसने कॉफ़ी का आखिरी घूंट भरा और वहाँ से चला गया। क्या कहते हो? पीछे से प्रभुदयाल बोला। अजंता सिनेमा लिंक रोड और शमशान रोड के क्रॉसिंग पर है और मकतूल हिमेश सिंगला के घर से मुश्किल से 200 गज दूर है। सुनील गंभीरता से बोला। तो हो सकता है नाइट शो देखने के लिए ठाकुर सुजान सिंह ने अजंता को बेवजह ना चुना हो। चेन्नई एक्सप्रेस वहाँ लगी थी। फिल्म का इसमें कोई रोल नहीं। कोई भी होती जाता वो अजंता में, क्योंकि वो मकतूल के घर के करीब था। हाँ सर। फिर तो ये भी हो सकता है कि एडवोकेट रस्तोगी एलिबाई की खातिर इन्वाइटेड हो। बिल्कुल, वो ना होता तो कोई और होता। गौरतलब बात यह है कि उस रात के कंपेनियन के तौर पर ठाकुर ने एक नौजवान आदमी चुना। कोई अपना हमउम्र चुना होता तो टिक के बैठने में उसको प्रॉब्लम होती, और नहीं तो बूढ़ों का अक्सर टॉयलेट जाना ही होता है, नौजवान टिक के बैठते हैं। ठीक, तो क्या किया ठाकुर ने? एक ख़ास टाइम पर तबीयत खराब होने का बहाना करके उठा,
चुपचाप सिनेमा से निकलकर मकतूल के घर पर पहुंचा। खिड़की पर दस्तक देकर भीतर ड्राइंग रूम में मौजूद मकतूल का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। भीतर दाखिल हुआ, मकतूल को शूट किया, वापस सिनेमा के बॉक्स में आकर बैठ गया। और ये तमाम काम 15-20 मिनट के बीच में यकीनी तौर पर हो जाने वाले हैं। प्रभुदयाल ने संजीदगी में सहमति में सर हिलाया। ठाकुर सुजान सिंह की तरफ ध्यान आकर्षित करने वाली बात यह भी है कि सिंगला एंड सिंगला के सौजन्य से इन्वेस्टमेंट्स के उनके मशवरे पर अमल करके स्टॉक एक्सचेंज में उसने भारी नुकसान उठाया है। बकौल मानसी मेहता उसने सिंगला बंधुओं पर धोखाधड़ी का इल्ज़ाम लगाया था। दोनों पार्टियों में रंजिश का ये भी सबूत है कि उसने हिमेश सिंगला को मानसी मेहता के साथ पैराडीजो में देखा था, जो उसने सिंगला को पूरी तरह से नज़रअंदाज करके सिर्फ मानसी मेहता से बात की थी। वो इस बात से भी वाकिफ़ था कि मानसी आउटिंग पर हो तो रात 11:30 बजे के बाद किसी भी हालत में घर से बाहर नहीं रहती थी। लिहाजा उसे मालूम था कि मकतूल 12 बजे के तक पैराडीजो से घर पहुंच जाने वाला था। इसलिए उस टाइम से 10 मिनट पहले सिनेमा में अवस्थी के सामने उसने अपनी तबीयत खराब हो जाने की घोषणा की। गैर हाजिरी के लिए 12 बजे के आसपास का वक्त चुना। गन की बाबत मैं क्या कह सकता हूँ, कैसे उसके पास थी? अगर वो कातिल है तो हथियार तो उसके पास होना लाजमी है। हथियार भी था और 10 निशानेबाज भी था। बस, क्या बड़ी बात है। आप उसकी बाबत कितना जानते हैं? ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन ऐसा भी नहीं कि कुछ भी नहीं जानता। वो पुलिस एकेडमी द्वारा संचालित राइफल क्लब का मेंबर है और शूटिंग रेंज पर असर दिखाई देता है। फिर तो अपनी बात का जवाब आपने खुद ही दे दिया। फिर कोई आतिशी हथियार उसके पोजीशन में होना क्या बड़ी बात है? मकतूल का वो जिगरी यार था, 15 साल की दोस्ती बताता है। ऐसे शख्स के सामने मकतूल बिना विक के पेश हो सकता था और बिना कोई शक किए, कोई सवाल किए आधी रात को उसे अपने घर में दाखिल होने दे सकता था। इतनी लंबी वाकफियत में घर के जोग्राफिए की, उसके फंक्शन की, हर बात की जानकारी हो जाना भी मामूली बात है। कोई बड़ी बात नहीं कि कभी या कई बार बतौर मेहमान भी वो उस हाउस होल्ड में ठहरा हो। तो कातिल सुजान सिंह हो सकता है, लेकिन कातिल का जो अक्स मेरे जहन पे है वो ये शख्स नहीं। कुछ तो उचरो पता लगे, कौन सा अक्स तुम्हारे जहन में है? कैसे बोलूं? जितना अभी हमें ठाकुर के खिलाफ दिखाई दिया या फिर हाउसकीपर के खिलाफ उकेल कर दिखाया, उसका पासंग भी मेरे पास मेरे सस्पेक्ट के खिलाफ नहीं है। फिर भी नाम तो लो। ये जायज़ नहीं होगा। जमा आपके पास इतने करारे मर्डर सस्पेक्ट्स हैं कि उनके मुकाबले में मेरा जमूरा कहीं नहीं ठहरता। देखिए, पहले आपकी नज़रें इनायत मानसी मेहता पर थी, फिर आदित्य कौशल को तो आप गिरफ्तार करने वाले थे, लेकिन वो खुद ही चला आया। उतना ही स्ट्रांग केस आपके पास अविनाश उपाध्याय के खिलाफ है, जो कि ऐन वारदात के वक्त मकतूल के घर से बाहर अपनी कार में मौजूद था और जेवरात की सूरत में जिन्हें वो वापस हासिल करना चाहता था, कत्ल का उद्देश्य उसके पास था। एक थ्योरी के तौर पर हाउसकीपर पर मैंने कातिला की अपनी मुहर लगा दी। अब सुजान सिंह को अभी हम दोनों ने मुहर बंद कर दिया। इतने कातिलों के बीच मेरे कैंडिडेट की, जनाब, कोई बिसात नहीं। ये गौरतलब बात है कि इनमें से सबके खिलाफ केस खड़ा होता है। सबके पास कत्ल का कोई ना कोई उद्देश्य है, मौका है, जरिया है। लॉटरी डालकर ही फैसला कर लिया जा सकता है कि इन 5 में से कौन कातिल है। तुम बताओ, तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा ख्याल आपको रास नहीं आने वाला। फिर भी बताओ। कोई भी नहीं। नॉनसेंस। मैंने बोला था ना, मेरा ख्याल आपको रास नहीं आएगा। मेरी राय इन 5 में से ही कोई कातिल है। आपकी राय सर माथे। कहीं तुम भाई को तो कातिल नहीं समझ रहे? और भी कैंडिडेट हैं? और कौन? आभा शुक्ला, सुनीता बख्शी। भाई पर आपकी कोई नजर इनायत हुई भी नहीं। उसका कत्ल से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं दिखाई देता। फिर भी उसको चेक करें तो कैसा रहे? वो सोचने लगा। आपके इस नोट शीट में इतने लोगों की कत्ल के वक्त की एलिबाई दर्ज है, उसकी भी दर्ज होती तो क्या हर्ज था? फालतू का काम है। कोई काम ना हो तो फालतू का काम करने में भी क्या हर्ज है? कौन बोला कोई काम नहीं? अरे सर, यूँ समझिए, मेरे को कोई काम नहीं। मैं करता हूँ ना उसके एलिबाई की पड़ताल। खबरदार। खबरदार कैसे रोकेंगे? वो सक पकाया। एक काम आप नहीं करेंगे तो मुझे भी नहीं करने देंगे।
आप क्या जानते नहीं कि कुछ मामलों में मेरी नौकरी भी आपकी नौकरी से मिलती जुलती ही है। वो खामोश रहा। आपको इतनी दयानतदारी दिखाई थी, मुझे मानसी मेहता के द्वारे लेकर गए थे। एहसान का बदला चुकाने के अंदाजे से चलिए, मैं आपको शैलेश सिंगला के दरवाजे पर ले जाता हूँ। पुलिस तुम्हारी मोहताज? कहाँ की बात कहाँ जोड़ लेते हैं आप सर। कोई किसी का मोहताज होता है? नहीं, आज कहना मानिए, साथ चलिए। समझिए 1 से 2 भले। कभी कभी दुश्मन को भी झेल लेना चाहिए। वो कहते हैं ना, दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए। बातें बढ़िया करते हो, और मुझे आते ही क्या है। वो खामोश रहा। तो फिर क्या कहते हो? मैं नहीं जा सकता भाई, और थोड़ी देर बाद मेरी डीसीपी के पास हाजिरी है। उसके बाद घर पर बीवी की हाजिरी भरनी है। जिद करते हो तो कल आना, दिन में किसी वक्त चलेंगे। दिन में जाने का क्या फ़ायदा सर? फ़ायदा वहाँ के रात के स्टाफ के टाइम पर जाने का है। तो रात में चलेंगे। मैं 24 घंटे का इंतज़ार नहीं कर सकता। मुझे तुमसे हमदर्दी है। गुस्ताखी माफ़ माई बाप। आप समझ रहे हैं कि मुर्गा बांग नहीं देगा तो सवेरा नहीं होगा। मुझे मुर्गा कह रहे हो? मैंने तो एक मुहावरा इस्तेमाल किया। ऐसा मुहावरा भी मत इस्तेमाल किया करो जो मुझे मुर्गा बताता हो। ठीक है, एकला चालोरे करता हूँ। क्या? खुद ही माथा फोड़ता हूँ। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर विशिंग मी, अदरवाइज थैंक यू फॉर नथिंग। सुनील यूथ क्लब पहुँचा। रमाकांत उसे कार्ड रूम में मिला। उठो। क्यों? काम है? ओए, ये भी तो काम ही है जो मैं कर रहा हूँ। ताश खेलना काम नहीं होता। तू अकेले नहीं, मेरे 6 जनों के सामने 6 जनों की इंसल्ट कर रहा है। रमाकांत प्लीज़। क्या प्लीज़? कहीं चलना है? कहाँ? जहाँ मैं अकेला नहीं जाना चाहता। कहाँ? बोलूँगा। ठीक है, लेकिन हैंड तो कंप्लीट होने दे। ठीक है, ऑफिस में जाता हूँ। 5 मिनट में ना पहुँचे तो कल से कहोगे कभी सुनील नाम का तुम्हारा कोई दोस्त होता था। दूर फिट्टे मुँह। ऑफिस में 5 मिनट। रमाकांत 3 मिनट में ऑफिस में पहुँचा। बोल। तो यूँ बोलना, सुनील ने उसे बताया। तो यूँ बोलना कि हेडमास्टर ने मास्टर की के साथ चलना है। बोला। 1 फॉर द रोड तो कर ले, या उस पर भी पाबंदी है? करो। रमाकांत ने 2 ड्रिंक्स का अपने लिए डबल का फ़ोन पर ऑर्डर किया। काका बल्ली, जब पिछली बार मैं ब्लास के ऑफिस में आया था तो तेरी आधी तनख्वाह पर अपना क्लेम ठोक के गया था, और इस संदर्भ में तेरे टॉप बॉस तेरे